सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कि कल हमने क्या पढ़ लिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में, ठीक है। उसने अपना एक पूरा मतलब कि एम्पायर क्रिएट कर दिया, लड़े। सबसे पहले तो वाई थोड़ा सा रिकैप से जरूर शुरू करा करो हमेशा, तभी एक ना चेन सी बन जाती है। लेटर मुगल्स में हमने बात शुरू कर ली थी, ठीक है। लेटर मुगल्स वर वेरी वीक। ऊपर से आ गया था फ्यूडलिज्म, और फ्यूडलिज्म की वजह से कोई सेंट्रल एम्पायर नहीं बचा था, ठीक है। सेंट्रल एम्पायर नहीं बचा, एंड इन द मीन टाइम क्या था, यूरोपियंस की एंट्री हो चुकी थी। एंड 1600 में इन पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आ गए थे इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले तो मर्केंटाइल फेज में काम करा 1600 से लेके बैटल ऑफ बक्सर तक, ठीक है। इस टाइम पे मर्केंटाइल है, बस यहां से सामान खरीदा, थोड़ा सा प्रॉफिट डाला और बेच दिया, ठीक है। बट जब उनको पता लगा कि ये देखो लेटर मुगल्स आर वेरी वीक, फ्यूडलिज्म इज एट द पीक, कोई सेंट्रल एम्पायर नहीं है, तो दैट मीन्स एक पावर का वैक्यूम बन गया। अब इस वैक्यूम को भरने की कोशिश फ्रेंच ने भी करी, मराठास ने भी करी, और ब्रिटिशर्स ने भी करी। बट एट द एंड हमने देखा कि बंगाल से शुरू होते हुए कर्नाटक, मैसूर, मराठास, सिक्स, ऐसे करते करते जो पैन इंडिया एम्पायर है कौन एस्टेब्लिश कर जाता है, ब्रिटिशर्स। एंड ब्रिटिशर्स में जब हम इसको कंसिडर करेंगे, वी कम अक्रॉस रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की स्ट्रेटेजी थी बेसिकली बंगाल जाओ, वहां से सारी जो है गेम को घुमाएंगे हम, तो रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 तक क्या है, मतलब कि ब्रोकरेज कर रहे हैं, बट इतनी ज्यादा ब्रोकरेज कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत पावरफुल एक जो एंटिटी है एज ए ट्रेडिंग कंपनी निकल के बाहर आती है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड में क्या आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, एक नया मर्चेंट क्लास क्रिएट हुआ, जिसको पसंद नहीं आया कि मेरे बराबर भी कोई बैठ सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, उसको खत्म करने की कोशिश करी थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की सरकार की हेल्प से उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पावर्स को कम करना शुरू करा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड अप टिल गोइंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857-1858। हर एक में कुछ कुछ प्रोविजंस डाली और ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करते करते टोटली वाइप आउट कर दिया। अब टोटली वाइप आउट कर दिया, ठीक है। बट इससे पहले, अब रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले कौन, 1600 से ब्रिटिशर्स का राज है, सॉरी 1600 से राज नहीं है, 1600 से 1757 तक एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी है। बट बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या मिल गया उसको, दीवानी राइट। दीवानी राइट कहां का, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। दैट मींस वहां से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे। और निजामत किसको दे दी थी उन्होंने, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन देखना वो कौन देखेगा, जो वहां का लोकल गैंग है। बट 1772 में उसने बोला कि खत्म करो ये चीज, तो ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। तो दीवानी और निजामत अब दोनों किसके पास आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई, ठीक है, अब उसके काम करने के लिए उसको बाबू रखने पड़ेंगे, क्लर्क रखने पड़ेंगे, ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाना पड़ेगा। उस एडमिनिस्ट्रेशन को बचाने के लिए उसे क्या काम करने के लिए वहां पे कौन चाहिए होंगे, सिविल सर्वेंट चाहिए होंगे। और हमने कल डिस्कस करा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ ट्रेडिंग बॉडी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल होगा वो वेलफेयर कभी नहीं होगा। वो चाहे सरकार बन जाएगी बट फिर भी उसका मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के चक्कर में क्या होगी, एक्सप्लॉयटेशन होगी। एक्सप्लॉयटेशन जब आम लोगों की होगी तो वो क्या करेंगे, रिजेंट करेंगे, ऑपरेशन जब होएगी उनकी तो वो रिजेंट करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसको बचाने के लिए क्या चाहिए, पुलिस। अब पुलिस भी अगर फेल हो गई तो उसको बचाने के लिए क्या चाहिए, आर्मी। अब सिविल जो पॉलिसीज बना रहे हैं बेसिकली, कोई लैंड के, रेवेन्यू के, कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, अगर कि आज की डेट में भी आपको गवर्नमेंट से कोई गिला शिकवा है कि नहीं यार यहां पे मेरे साथ गलत हो गया, तो आप क्या करते हो, कोर्ट्स में जाते हो, जस्टिस देने की बात चलती थी। बट उसको भी इस तरीके से डिफाइन किया कि जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज की पॉलिसीज हैं उसको वहां जाके चैलेंज ना कर सके। अब हम ये भी देखेंगे कि जस्टिस अब देने लगे। हमने मिडिवल से शुरू कर लिया था, रादर एंशिएंट में भी हमने देखा था
कि सबसे इजीएस्ट वे ऑफ गेनिंग द पॉपुलैरिटी इज टू प्रोवाइड जस्टिस टू कॉमन मासेस, क्योंकि अगर ये कॉमन मासेस जो है एम्पायर के अगेंस्ट हो गए तो एम्पायर रन नहीं कर पाएगा। एंड लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहेगा, एंड लॉ एंड ऑर्डर का इशू मतलब बिजनेस जो है वो बहुत कम होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी करना ही ये चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे हमने कल भी पढ़ा था 1600 से 1757 तक इट वॉज ए प्योरली ट्रेडिंग कंपनी, खरीदा बेचा खरीदा बेचा। 1757 से लेके अगर हम 1813 एंड 33 वाले एक्ट्स को ले ले तो अब तक क्या हो रहा था, अब इस पीरियड में एक्सक्लूसिव जो पॉलिटिकल पावर है इंडिया में कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, यहां से रॉ मटेरियल उठा रही है। इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉ मटेरियल उठाया और वहां पे M1, M2, M3 मर्चेंट्स इन इंग्लैंड या फिर फॉर दैट मैटर पूरे यूरोप में पूरे वर्ल्ड में उसको सेल कर दिया। अब ये जो मिडल मैन है ये इस मर्चेंट को खटक रहा है, ये कह रहा है कि नहीं। प्लस ये किसको खटक रहा है, ओल्ड और एरिस्टोक्रेटिक क्लास को, कारण कंपैरिजन ना हो जाए कि जस्ट लाइक अमेरिका वहां पे जाके जहां पे उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, अमेरिकन रेवोल्यूशन ले आए और इंडिपेंडेंट एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया, कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये ना कर जाए और अपने आप को रूलर्स ऑफ इंडिया घोषित कर दे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए दे विल ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। अब गवर्नमेंट ऑब्वियसली हेल्प करती है, इसके बाद मोनोपोलीज खत्म होनी शुरू हो जाती है और फिर क्या होता है, इंडिया का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन जाता है सारे मर्चेंट्स के साथ में, M1, M2, M3 के साथ एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये पीरियड कौन सा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज एट इट्स पीक। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था कि फिनिश गुड्स भी जा रही थी और रॉ मटेरियल भी जा रहा था। ठीक है, तब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्री सिस्टम इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था इंग्लैंड में भी। बट अब जब मर्चेंट्स की ईस्ट इंडिया कंपनी भी निकल गई, जो बीच वाला ब्रोकर था जो कमीशन खाता था वो भी खत्म हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, मशीन्स आ गई, पावर लूम्स आ गए, स्टीम इंजन आ गए। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा कि फिनिश गुड्स नहीं लेनी हमने आपसे, हमने उठाना सिर्फ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब फिनिश गुड्स ना लेने की वजह से क्या हुआ, जो लोकल आर्टिशियन था, लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, खत्म हो गई। मिल का मालिक जो था वो जमींदार बन गया और मिल का वर्कर जो था वो क्या बन गया, फार्मर बन गया। तो दैट मीन्स अब सारा प्रेशर कहां पर आ गया, एग्रीकल्चर पे। तो जो दो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम थे फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या था, एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स था जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वजह से कम हो गया, और दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर। अब उनका सारा जोर कि पैसा निकल जाए यहां से रेवेन्यू से, वो कहां पे होगा, एग्रीकल्चर से। बट एग्रीकल्चर इज अ वेरी रिस्की बिजनेस, कभी कमाई है कभी नहीं, और जब नहीं कमाई होगी तो क्या होगा कि वो लोन लेने जाएगा इंग्लैंड में, और जब इंग्लैंड से लोन लेने जाएगा वो सरकार उसको बेसिकली कंडीशंस लगाएगी उस पर और बोलेगी कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी विल नो लॉन्गर हैव द मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडिया, सारे मिल बांट के खाएंगे, क्योंकि सरकार को वहां पे सारे ब्रिटिशर्स का ख्याल रखना, नॉट ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे फिनिश गुड्स खत्म हुए, रॉ मटेरियल आ गया। अब रॉ मटेरियल की एक्सप्लॉयटेशन इतनी ज्यादा होने लगी, वो कहते हैं कि हम खरीदे ही क्यों यहां से, इफ वी आर द पॉलिटिकल पार्टी, हम खरीदे ही क्यों, हम तो जाएं उनसे छीनने और वापस ले ले और उन पे एहसान करें कि हम तुम्हें सिविलाइज करेंगे, इसके चक्कर में तुम्हें हमें रेवेन्यू देना पड़ेगा। और ये रेवेन्यू पॉलिसीज अपनी बना देते हैं अलग, बहुत सारी रेवेन्यू पॉलिसीज बना देते हैं। कौन सी पढ़ी है हमने कल, इजारेदारी, पर रायतवारी, मालवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट और मालगुजारी। ठीक है, और तालुकदारी भी है, वो परमानेंट सेटलमेंट का सब पार्ट है। तो वहां से ये रेवेन्यू बेसिकली लैंड का कैसे काउंट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमने कल तक पढ़ लिया था। तो पैसा कहां से आ रहा है वो हमने पढ़ लिया। अब हमने ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने कैसे सेटअप करा। रेवेन्यू तो समझ आ गया हमें, ठीक है, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं वो आज हम करेंगे। अब सबसे पहले आप ये देखो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो आज की सरकार है उसके क्या मोटिव रहेंगे, वेलफेयर और लॉ एंड ऑर्डर का। बट इस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका वेलफेयर और लॉ एंड ऑर्डर फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर वो वाला नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर फॉर द सेक ऑफ बिजनेस नो डाउट होगा उसका।
क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का वेलफेयर कभी ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं होगा। तो इसलिए इसके सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव्स अगर डिफरेंट है तो इसके स्टेप्स भी डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स सिविल सर्विसेज, पुलिस, जुडिशरी या आर्मी अगर सेटल डाउन इंस्टीट्यूट एज ए सेटल डाउन अब होंगे तो उनका काम डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू कंटेम्परेरी सेटअप्स। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग पार्टी है, ठीक है। अब एक रिलायंस है, वो जाके कल भी हमने बात की, रिलायंस जाके अफ्रीका में बोले कि नहीं जी आज से मेरा कब्जा है यहाँ पे, बट उसको पता तो है नहीं कि स्टेट चलाना कैसे है। स्टेटहुड वाली तो कोई नहीं है। या तो होता कि कोई पुरानी बेसिकली सरकार होती, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी होती, वो इंडिया में आ जाती और वो ओवरटेक कर लेते। वो उनको पता था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, कैसे सरकार चलानी है, बट ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, इसको नहीं पता स्टेटहुड कैसे चलाना है। तो इसलिए क्या करेगा, ऑफिसर्स रखेगा और इन ऑफिसर्स को क्या बोलेंगे, इंपीरियल सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या बन गया 1947 में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है। आईसीएस जो है दैट बिकम्स आईएएस। तो अब हम ये आईसीएस सेटअप का हम स्टडी करेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी टेकअप कर लिया एंड न्यू स्ट्रक्चर्स, ऑब्वियसली नए स्ट्रक्चर बनाएगा। और नए स्ट्रक्चर्स, अब इससे इमीडिएटली पहले कौन से स्ट्रक्चर्स थे बताओ? ब्रिटिशर्स से पहले कौन सा एम्पायर रूल कर रहा था इंडिया पे? मुगल्स थे। सो दैट मीन्स इनका जो सेटअप होगा दैट विल बी मुस्लिम डोमिनेटेड, लॉ के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। क्योंकि जो चल रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का दिमाग बड़ा तेज है, उन्होंने क्या बोला कि हम नई चीज क्यों लेके आए, जो लोग एकस्टम्ड जिस चीज से है इतने सालों से, जो लोग कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, उसी तरीके से चलाएंगे हम इनको। तो इनमें इनका जब हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो मुस्लिम जो बेसिकली आइडियोलॉजी है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी रादर देन अगर हम उससे पहले एंशियंट टाइम के हिंदू राजास की बात करें, तो वो वाला कंसेप्ट इसमें कम होगा। और 3 पिलर्स होंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के, सिविल सर्विसेज, पुलिस एंड आर्मी। और इन सबको कॉम्प्लीमेंट कौन करेगा? जुडिशरी। सो एडमिनिस्ट्रेशन, और वही हम अब दोबारा से पढ़ने लगे हैं, बट दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है। जब भी वो राज करेगी उसका सिर्फ एक ही मोटिव होगा, दैट इज ऑफ प्रॉफिट। कोई चाहे एजुकेशन आ रही है, चाहे कल्चर में चेंज आ रहा है, चाहे रेलवेज आ रही हैं, पोस्टल सर्विसेज आ रही हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज आ रही है, जो मर्जी आ रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका मोटिव क्या रहेगा? ओनली एंड ओनली प्रॉफिट। तो हमने यही माइंड में रख के इस चीज को समझना। अब सिविल सर्विसेज में हम यहां से जो हम पढ़ेंगे इसको क्या बोलेंगे हम? डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। बट क्या सिविल सर्विसेज इन्होंने पहली बार लेके आए थे इंडिया में? ये तो एंशियंट टाइम, अमात्यस हमने पढ़े थे, अमात्यस जब पढ़े हैं हमने तब से चल रहा है। बट सिविल जो ब्रिटिशर्स है ना, बेसिकली अपने आप को टाइटल देंगे फादर ऑफ, कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ प्रेस, फादर ऑफ रेलवेज, फादर ऑफ पोस्टल सर्विसेज। ठीक है। बट सिविल सर्विसेज ऐसे सारे कंसेप्ट इंडिया में बहुत देर से पहले चल रहे थे, बट इन्होंने फादर ऑफ कह के, दैट मीन्स दे आर द वंस हु ब्रॉट दिस थिंग टू लाइफ इन इंडिया। ये क्यों करा जा रहा है? क्योंकि इंडियन कल्चर को दिखाना है कि तुम तो बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड लोग हो, एंड वी बोले व्हाइट मैन्स बर्डन वाली जो हमने बात करी है कि हमारा काम है, हमारी ये बेसिकली ड्यूटी है कि तुम्हें सिविलाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए फादर ऑफ वाला कंसेप्ट दिखाएंगे यहाँ पे। अब हम हर जगह सिविल सर्विसेज में भी पढ़ेंगे, पुलिस में भी पढ़ेंगे कि ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। सो बट ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज तब कहे ना कि इंडिया में अगर एडमिनिस्ट्रेशन ना हो। इससे पहले भी सिविल सर्वेंट्स को क्या बोल रहे थे हम? अमात्यस। तो अमात्यस बोल रहे थे, कुछ जो भी है डिफरेंट नेम से बोल रहे थे, ऑफिसर्स वर देयर। ठीक है। 1765 में 64 के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद सारा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि इनके पास आ गया। तो रॉबर्ट क्लाइव आते हैं इंडिया में, सॉरी बंगाल में, और बंगाल में आके वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिशियल्स को कहते हैं कि यार अब तुम ट्रेड के साथ साथ तुम एडमिनिस्ट्रेशन भी देखोगे। बट करप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि हमने देखा था इजारेदारी सिस्टम में कि वो अपने एजेंट को आगे कर देते थे और वहां का जमीन का ठेका ले लेते थे। तो ऐसे करते करते करप्शन बहुत ज्यादा होने लगी
और जब करप्शन ज्यादा होने लगी, वो हर कोई बंदा आता था, थोड़े टेन्योर के लिए इंडिया में रहता था और उसके बाद इंग्लैंड चले जाता था। इंग्लैंड जाता था, वहां पे जाके रोज रॉयस निकाली, नया घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली, सब कुछ नया नया हो गया, वहां पे सबके कान हो गए। दैट मीन सबको पता लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन चल रही है। अब ईस्ट इंडिया वही है ना, अगर आपको कोई बाहर से आके बताए कि मतलब कि आप में ये कमी है, उससे बेटर है कि आप पहले ही उसको ठीक कर लो। सो इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आके ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। बट ऐसा कोई पॉइंट है नहीं है कि सिविल सर्विसेज इससे पहले इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, दे वर वेरी मच एग्जिस्टिंग इन इंडिया, बट ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बिकॉज इसने क्या बोला कि जो ये सर्विसेज है बेसिकली, जो ये आईसीएस ऑफिसर्स हैं या कंपनी ऑफिशियल्स हैं, ये लोग सही से काम करेंगे। अब सही से काम करने के लिए इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। देखो, या तो उनको कैरेट एंड स्टिक दिखा दो, या तो उनको लालच दो, नहीं तो उन्हें सजा दे दो। लालच अब उसने क्या दिया, उसने बोला कि यार किसी से ट्रेड नहीं करना तुमने, आज के बाद ऑफिसर्स को बोल दिया ना ही तुमने ट्रेड करना, ना ही किसी से गिफ्ट लेनी है, ना ही किसी से ब्राइब लेनी है। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए उसने सैलरी कितनी कर दी, 1500 कर दी। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पेड सर्विसेज इन द वर्ल्ड थी उस टाइम पे ये। तो अगर हाईएस्ट पेड सर्विसेज है तो हर कोई चाहेगा इसके बीच में आने के लिए। प्रीवियसली क्या था कि सिर्फ जो बेसिकली पुरानी एरिस्टोक्रेटिक या मिलिट्री जनरल्स थे, वो आफ्टर द कमिंग ऑफ रेनेसांस पैसे थे उनके पास, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन्वेस्ट करा, पैसे कमाए खूब सारे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक बड़ी कंपनी बना दी, और वो खुद ही उसमें एज ऑफिसर्स लग गए कि उन्हीं के बच्चे आगे लग गए, किसी ने हमने मामे का बेटा लगा दिया, किसी ने हमने उधर भतीजी को लगा दिया, तो ऐसे ही चलता रहा सारा, ठीक है। बट व्हेन इट बिकेम द हाईएस्ट पेइंग सर्विस इन द वर्ल्ड, अब इंग्लैंड में और लोग भी थे एरिस्टोक्रेटिक क्लास के अलावा भी, नया मर्चेंट क्लास भी था, वो भी कहता कि नहीं ये पैसे वाली चीजें करनी है। इंडियंस में से भी कुछ उठे, वो कहते हैं नहीं यार पैसे मिल रहे हैं, क्यों ना जाए हम। तो इन सबकी डिमांड भी आने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो नॉमिनेशन थी बेसिकली, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो चूज कर लेते थे कि आज से ये यहाँ का डीसी, ये यहाँ का डीआईजी, ये यहाँ का डीजीपी, ये यहाँ का चीफ सेक्रेटरी, अपनी मर्जी से कर देते थे। बट ओवर द टाइम क्या हुआ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये उस टाइम पे टाइटल्स है नहीं है, ये तो सिर्फ ये है कि बता रहा हूँ कि ऑफिसर्स होते थे। अगर हम कंटेम्परेरी उसमें देखें, ये है नहीं कोई डीजीपी है उस टाइम पे कुछ है ये चीज, ठीक है ना, चीफ सेक्रेटरी या कोई ऐसी कोई चीज है नहीं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऑफिसेज हैं बड़े बड़े, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी है कि यार उसको वहां पे बिठा देते हैं, उसको उस पोजीशन पे बिठा देते हैं। तो ओवर द टाइम वी विल सी कि ये न्यू जो मर्चेंट क्लास है, इंग्लैंड के लोग प्लस इंडियंस, ये सारे डिमांड क्या करेंगे कि हमें भी सर्विस में आना है। कारण क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सर्विसेज, एंड वो कहता है कि 1% ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, कि जितना तुम मुझे रेवेन्यू कलेक्ट करके दोगे उसका 1% तुम्हें दूंगा। तो बेसिकली इंसेंटिवाइज कर दिया उनको बोला कि पैसा इतना ज्यादा करप्शन करने की जरूरत ही नहीं है। अब मेकिंग दिस, आज तक हम इसको क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, कि ये ऐसा मतलब कि एक जाल है, स्टील फ्रेमवर्क है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक ऐसा इतना स्ट्रिक्ट और इतना स्ट्रॉन्ग एक फ्रेमवर्क बना रही है इंडिया को, तो जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, एंड इट इज कॉल्ड स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। अब ये देखो, जो ये सिविल सर्वेंट्स आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, इन्होंने इंडिया में आकर राज करना, तो इंडिया के बारे में जानना पड़ेगा। तो इंडिया के बारे में जानने के लिए, पढ़ाने के लिए उनको क्या एस्टेब्लिश होता है, फोर्ट विलियम्स, लॉर्ड वेल्सले क्या एस्टेब्लिश करते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। बट ईस्ट इंडिया कंपनी कहती नहीं, इंडियन कल्चर के बारे में अगर पढ़ना है तो कलकत्ता में रह के नहीं, तो इसलिए अब आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कलकत्ता से कहां पे शिफ्ट हो जाता है, लंदन, इंग्लैंड में वापस, लंदन में, हेल्ब्रे में, एंड इट बिकम्स द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। आज कहां पर है, लबासना मसूरी में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे है, हेल्ब्रे में, इंग्लैंड में जाके वापस। अब वही बात गई कि ये मिलिट्री मैन थे, तो रेनेसांस आने से पहले क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, लड़ाइयां लड़ रहे थे और क्या कर रहे थे। तो लड़ाइयां लड़ने के चक्कर में जो मिलिट्री जर्नल होते थे इनके, उन्होंने क्या करा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करा, पैसे आगे थोड़े बहुत, जागीर्स बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए थे ये, क्योंकि मिलिट्री सर्विस के बदले में क्या मिल रहा था इनको,
लैंड मिल रही थी। मिडिल एजेस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मिडिल एजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या मतलब है कि दैट मीन्स फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा राइज पे आ चुका है, ठीक है। तो सेम इंग्लैंड में भी यही चीज हुई है, इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हुई है कि सर्विसेज के बदले में जो राजा है क्या दे रहा है, लैंड दे रहा है। लैंड से क्या हो रहा है, बेसिकली वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है। उस वेल्थ को अब इन मिलिट्री जनरल्स ने इन्वेस्ट करा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पैसा इन्वेस्ट करा, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हुआ, और उस पैसे को यूज करके इन्होंने मैनिपुलेट करके चीजों को इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश तो नहीं, इस्टेब्लिश पहले थी, परमिशन ले ली कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सारा पार्ट देखेगी। अब स्लोली ये न्यू सेक्शन क्यों, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज बड़ी मतलब कि अट्रैक्टिव लग रही थी सबको कि बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, सरकारी कोठी मिलेगी, गनमैन मिलेंगे, इतनी सैलरी मिलेगी, हर जगह मतलब कि बढ़िया पूछगिछ होगी। तो हर एक की मर्जी, हर एक का मन करता है, आज तक इसीलिए मन करता है हर एक का कि सर्विसेज में जाना। तो ऐसे ही उस टाइम पर भी हुआ। न्यू मर्चेंट क्लास, आम इंग्लैंड का जो मतलब कि बेसिकली ब्रिटिशर है और इवन इंडियंस भी, वो कहते हैं यार हमें भी चाहिए प्रिविलेजेस। तो सभी की डिमांड आएगी एकदम से कि हमें भी। और उससे पहले क्या होता था, ये एग्जाम जो है सिर्फ इंग्लैंड में होता था, ये भी डिमांड आएगी कि इसको इंडिया में भी करो, क्योंकि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। चाहे किसी के पास टैलेंट होगा, कई बार पैसे की कमी की वजह से अगला नहीं जा पाता, तो ये भी डिमांड आएगी, वांटेड टू पार्टिसिपेट। और अब ये सारा काम कौन कराएगा इनका, ब्रिटिश पार्लियामेंट। डिमांड्स को कौन पूरा करेगा इनकी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू सब्सिक्वेंट एक्ट्स। अब यहां पर जो हम एक्ट्स को पढ़ेंगे वो जस्ट फॉर द मैटर ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे कि हर एक प्रोविजन उसकी कहां पे पढ़ेंगे, पॉलिटी में। यहां से आपको बस आइडिया लेना है कि अगर एक एक्ट आ रहा है तो उसकी बैकग्राउंड में क्या सीन चल रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। Officers were required, but whom were from aristocratic. Most of them were from aristocratic classes. Regulating Act 1773 आया था, ठीक है। उसने क्या करा, एक्टिविटीज ऑफ दी सिविल सर्वेंट्स क्या थी कि कोई भी सिविल सर्वेंट इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर कुछ टाइम के लिए काम करता था और वापस जब जाता था पूरे बैग भर भर के पैसे लेके जा रहा था। सबकी आंखें होंगी उस पर कि यार ये तो करप्शन कर रहे हैं, इसका मतलब इतनी तो सैलरी नहीं है जितना ये खर्चा कर रहा है। And appointment of these civil servants was monopoly of court of directors till 1853. 1853 के बाद क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन खत्म कर दी गई और एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस हो गई। बट एग्जामिनेशन अभी कहां पर हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लंदन में, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मेड इंडियंस आल्सो एलिजिबल फॉर दिस थिंग। एंड 1863 में एस.एन. टैगोर, Satyendra Tagore becomes the first civil service servant in India, of Indian civil servant। जो सबसे पहला बनता है he is सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब सिविल सर्विसेज में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है, कि जो हमने अभी तक डिमांड्स पढ़ी थी कि नहीं इसको इंडिया में भी करो, इसको इंडियंस के लिए भी एलिजिबल करो, तो बहुत सारी डिमांड्स आएंगी। और सबसे बड़ी डिमांड क्या होगी, ब्रिटिशर्स ने इससे पहले क्या करा हुआ था कि हायर पोस्ट जो है वो इंडियंस के लिए नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम आज की डेट में देखें कि अब तो तहसीलदारी सिर्फ इंडियंस भरेंगे, एसडीएम, डीसी या फिर उसके ऊपर, ये जो है ये सिर्फ ब्रिटिशर्स करेंगे। डिमांड ये रही कि सबसे पहले इस चीज को खत्म करो कि इंडियंस कुड ऑल्सो गिव एग्जामिनेशन टू बिकम अ डीसी, ठीक है। और दूसरी बात ये ना हो कि चलो ठीक है उन्होंने मान लिया, बट अगर यहाँ पे 10 सीटें निकली तो उन्होंने बोला सिर्फ 1 सीट इंडियंस के लिए, 9 सीटें जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए। उन्होंने बोला कि इसको भी पैरिटी पे लाओ, इसको भी इक्वल करो, या तो 5-5 करो या 10 का ओपन कंपटीशन कर दो बस। तो ये वाली डिमांड भी रहेगी। अब ये कौन करेगा, एचिसन कमीशन आता है 1886 में, वो इट रेजेस द एज फ्रॉम मैक्सिमम एज, इससे पहले क्या रखी हुई थी 18। अब 18 साल की उम्र, ये टाइम देखो आप 1886 19वीं सेंचुरी का टाइम है। और इलिटरेसी बहुत सारे, आज तक भी लिटरेसी और बेसिकली नॉलेज और एजुकेशन में तो आज भी हमें फर्क नहीं समझ आता। हम किसी को अगर हमने बताना है कि होशियार है तो क्या देखते हैं, उसका नंबर देखते हैं, तो वो है एजुकेशन, बट नॉलेज हम किसी की नहीं चेक कर रहे। तो उस टाइम पर आप सोचो कि इलिटरेसी जो है इंडिया में कितनी ज्यादा फैली हुई है। और 18 साल के मैक्सिमम लिमिट करके 18 साल के एक इंडियन से जो बेसिकली एक इलिटरेट माहौल में रह रहा है, इज इट पॉसिबल कि वो कभी भी इस सिविल सर्विसेज को क्रैक कर पाएगा? नहीं है। तो मैक्सिमम एज एचिसन कमीशन क्या होता है, वो कहता है कि अब से 18 नहीं है, अब से 23 तक आप बेसिकली फॉर्म भर सकते हो।
जो आज की डेट में 32 हो चुके हैं, ठीक है। एंड डिड अवे विद द डिवीजन ऑफ सर्विसेज। ये डिवीजन ऑफ सर्विसेज क्या थी? कोवेंटेड एंड नॉन कोवेंटेड। ये हम उसमें पढ़ लेंगे। बेसिकली कोवेंटेड का मतलब होता है कंडीशंस, और ये विदाउट कंडीशंस। कोवेंटेड विद कंडीशन का मतलब हुआ कि एक ऐसी पोस्ट जिसको कंडीशनली भरना पड़ेगा, दैट मींस वो बहुत एक सुपीरियर पोस्ट होगी। नॉन कोवेंटेड क्या होती है? क्लैरिकल, मतलब कोई चपरासी लगा दिया, किसी को ड्राइवर लगा दिया, तो नीचे वाली पोस्ट है, ज्यादा नहीं। उसके बाद इस्लिंगटन कमीशन आता है 1912 में। ये याद रखने सारे कमीशन, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपको या एसए में कभी भी आएगा। डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, ऐसे सारे क्वेश्चन आएंगे। तो कमीशंस क्या क्या आए बिफोर इंडिपेंडेंस एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये सारे याद करने और मेजर रिकमेंडेशन उनकी याद रखनी है हमने क्या थे। अब वहां पे बोल दे कि एचिसन कमीशन आया एक, और दो चार और बोले एमसीक्यू में, तो बोलेगा कि विच ऑफ दीज इज रिलेटेड विद सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो आप बोलोगे इट इज एचिसन कमीशन। नेक्स्ट इज इस्लिंगटन कमीशन इन 1912। उसने बोला कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडियंस इन सर्विसेज, रेकमेंड करा बेसिकली उसने। कंडक्टिंग एग्जाम इन इंडिया एंड प्रोबेशन पीरियड ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स एंड रिजर्वेशन ऑफ 25% ऑफ हायर सीट्स, ये वाली सीट्स में 25% की रिजर्वेशन फॉर इंडियंस। अब ये इसने सिर्फ रेकमेंड करा, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कहां पर होगी? मॉन्टफोर्ड, ये फोर्ड, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हम पढ़ते हैं, ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स वही है ऑफ 1919। इंप्रूव्ड एट सर्विसेज एट एग्जाम, इसका मेन जो था, इतनी सारी उसमें रिकमेंडेशन इस्लिंगटन की, इसने सिर्फ एक मानी मेजरली कि दैट जो ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है ये इंडिया में भी होगा, नॉट ओनली इन इंग्लैंड, की पहले इंग्लैंड जाके ये पेपर देना पड़ता था। उसके बाद आता था 1924 में ली कमीशन। अब यूपीएससी की बात हम करते हैं, यूपीएससी, पीपीएससी, एचपीएससी। वैसे हरियाणा का सिविल सर्विसेज इज आउट, तो भरना जरूर, एक बार ना पता लग जाएगा जाके एग्जाम है क्या चीज। दिए किसी ने पेपर आज से पहले? वैसे कोई भी? हरियाणा का सिविल सर्विसेज जैसे पंजाब पीपीएससी आउट होता ना, वैसे हरियाणा का भी आउट है, तो भरना जरूर उसको। एक बार पेपर की फील ले लो कि पेपर में है क्या, रादर देन वेस्टिंग अटेम्प्ट इन पंजाब वाले पे ये एक्सपेरिमेंट करने से हरियाणा वाला पेपर दो। सिलेबस सारा सेम है, बस हरियाणा का थोड़ा सा पढ़ के एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा आपको, तो जरूर उसको भरना, सिर्फ ये देखने के लिए कि पेपर में जाके यहां पर बैठे तो हम सिर हिला देते हैं हर चीज को, हाँ ठीक है ठीक है। पेपर में और चीज और पूरी गेम होती है अलग से, तो उसको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए एक बार उसको देखना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं चाहना मतलब आई वांट कि तुम पढ़ के जाओ एंड क्लियर भी करो। ये कोई नहीं कि पंजाब का बंदा हरियाणा नहीं क्लियर कर सकता, बहुत ने ਜਿਹੜੇ हरियाणा ਦੇ पंजाब क्लियर करते हैं, पंजाब ਦੇ हरियाणा क्लियर करते हैं। बट एटलीस्ट आई वांट कि यू शुड हैव अ टेस्ट की एग्जामिनेशन है की चीज, उत्थे जाके जब बैठ के मतलब कि गोले मारने तो कितना प्रेशर नहीं, उस चीज उस प्रेशर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ चेंज करना है बस कि भाई जब ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, मतलब कि बेसिकली पढ़ाई ਤਾਂ ਉੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ। सो एक एक्सपीरियंस जरूर लेना, ठीक है। सो ली कमीशन रेकमेंड्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूरोपियंस एंड इंडियंस एट पैरिटी विद इन 15 ईयर्स, कि 15 साल में ये करो कि अगर 100 ऑफिसेज हैं टोटल, तो 50 इंडियंस हो, 50 यूरोपियंस हो, तो ऐसा होना चाहिए, इसने रेकमेंड करा। और इसकी रिकमेंडेशंस कब मानी जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, विच सेट्स अप पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आप ये बताओगे पब्लिक सर्विस कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था? ठीक है, ढूंढ के लाओगे आप। एंड सेपरेटली फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल्स, एक है यूपीएससी, एक है पीपीएससी। तो सेंटर वाला बन गया एक सेंट्रल, और जो स्टेट्स प्रोविंशियल वाला बन गया वो बेसिकली पीपीएससी जो है। अब यहाँ पे एच लग जाता है, यहाँ पे एचपी लग जाता है, दैट मींस हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये वाली चीजें, बट एक्चुअल में ये सारी पी है। एंड दिस पी स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन।
वो स्टेट सब सारे अपना लगा लेते हैं जस्ट टू मैं इजी पता करने के लिए, बट दिस इज पी फॉर एवरी स्टेट, दैट इज अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड प्रोविंशियल का नाम आगे लगा देते हैं। फेडरल द पैरिटी वॉज टू बी मेट इन 1939 तक, कि 1939 तक जो है हम कोशिश करेंगे कि जो पैरिटी है वो इंडिया में आ जाए। अब 1939 का टाइम देखो, ये कौन सा टाइम है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड देखो साथ में वर्ल्ड भी चलेगा आपका, दो हुई, एक तो 2 वर्ल्ड वॉर्स होगी, ठीक है, और 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद अब इंग्लैंड जो है वो मेजर पावर नहीं रहा था, अब कौन बन गया था मेजर पावर? अमेरिका। तो दैट मींस इंग्लैंड की पावर अब कम हो गई थी। सेकेंडली, ये पैरिटी के चक्कर में क्या हुआ, इंडियंस बहुत ज्यादा आ गए सर्विसेज में, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन चला कौन रहा है? इंडियंस चला रहे हैं। सो दैट मींस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स बिकेम एट द मर्सी ऑफ इंडियंस ओनली। उधर से पैसे का लॉस, इधर से कुछ हो नहीं रहा बात। वो डीसी को फोन करता है कि यार ये लैंड मेरे को दे दे, वो ब्रिटिशर्स कह रहा है, वो कहता है नहीं मैं नहीं देता, एज पर लॉ ये बनती नहीं बात। वो किसी पे केस चल पड़ा, जज बैठा, वो यूरोपियन को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो बेसिकली सुन ही नहीं रहा उसकी, वो अपने सरकार की जो डीसी है, एसएसबी है, डीजीपी है, सुन ही नहीं रहे, तो कोई काम तो हो नहीं रहे, काम नहीं हो रहे, दैट मीन्स पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा तो बिल्कुल ही गए। एंड हेंस अब जो इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए एसेट था वो क्या बन जाता है? लायबिलिटी। एंड इसीलिए क्या होता है, बाय 1947 वी सी द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, ठीक है, नेशनल मूवमेंट स्ट्रगल जो है, इट प्लेड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग इंडिया फ्री, बट एट यहां तक आते आते ना इंडिया भी ब्रिटिशर्स के लिए एक बोझ बन गया था, तो इसलिए उन्होंने छोड़ा ही इसको। उन्होंने फिर डिग्निफाइड वे में छोड़ा इसको कि नहीं हम तुम्हारी पार्टीशनिंग करा के जाएंगे एंड ऑल दैट, तो सारी चीजें वो करी इन्होंने। बट अब तक जो है इंडिया जो है वो एक लायबिलिटी बन चुका था उनके लिए। एंड 1947 में फाइनली आईसीएस चेंजेस टू आईएएस। अब नेक्स्ट है आर्मी। अब लोग रजिस्टर करेंगे, उसके लिए 2 पिलर्स चाहिए, पुलिस और आर्मी। पहले पुलिस को आगे करेंगे, पुलिस अगर फेल होगी तो किसको आगे कर देंगे? आर्मी को। अब आर्मी के भी ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे यहाँ पे? एक तो जितना बचा कुचा इंडिया उसको कॉन्कर करो, ठीक है। दूसरा क्या होगा? डिफेंस। ये ना हो रशिया अटैक कर दे, उधर से जापान अटैक कर दे, उधर से अमेरिका आ जाए, तो डचेस दोबारा से, फ्रेंच दोबारा से रिवाइव ना हो जाए, तो उनसे डिफेंस देना। एंड गार्डिंग द ब्रिटिश सुप्रीमेसी अगेन अगेंस्ट एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल थ्रेट्स। एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंशन, कि अब इंडिया ले लिया, अफगानिस्तान भी ले लें, अफगानिस्तान ले लिया, ईरान भी ले लें, इधर से नेपाल भी ले लें, चाइना भी ले लें, साउथ ईस्ट एशिया भी ले लें, तो एक्सपेंशन मोड में चलेंगे अभी। कंपनी वॉज अ गुड पे मास्टर, पैसे अच्छे देती थी, पैसे अच्छे देती थी। उधर से लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से किसान बेचारे पैसा तो दे नहीं पा रहे थे, तो क्या करते थे वो, कोई उनको जॉब चाहिए। अब जो पढ़ा लिखा है वो तो नो डाउट निकाल लेगा, लेकिन इलिटरेसी उस टाइम पे 95-98% इलिटरेट लोग हैं वहां पे उस टाइम पे, तो क्या करेंगे कि एक बंदूक थमा दी और ब्रिटिशर्स ने बोला कि जाओ लड़ो और जाओ वहां जाके गोली चला लो। तो बेसिकली जो जिसके पास कोई डिग्री नहीं है दिखाने के लिए पेपर में, उसके लिए तो यही काम ही है, मैनुअल लेबर ही है इसमें, तो इसके लिए तो कुछ चाहिए नहीं है डिग्री, इसके लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग तो इंडियंस में बहुत है, भर भर के रखा हुआ। लैंड रेवेन्यू हार्श होने की वजह से जो है वो लोग आर्मी में सिलेक्ट होने लग गए। अब आप मुझे ये बताओ कि आज तक हम देखते हैं, ये पंजाब वाला रीजन आ गया, पंजाब, यूपी, बिहार, पटना, आज तक यहां से सबसे ज्यादा आर्मी में लोग क्यों हैं? मैंने लिखा भी है मेजोरिटी ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम दिल्ली दोआब रीजन, आज तक है, मानते हो इस बात को? सबसे ज्यादा जो आर्मी में लोग हैं वो है पंजाब से, हरियाणा, यूपी, बिहार, इवन बंगाल से भी काफी हद तक है। बट हम देखते हैं कि डेक्कन वाले साइड से इतने नहीं है, कारण हाँ जी एग्रीकल्चर ज्यादा, तो क्या होगा उससे? नहीं, आर्मी में कौन जाएगा? क्यों जाएंगे? फार्मर्स तो फार्मिंग करें अपना, वो क्यों छोड़ रहे हैं फार्मिंग फिर? हाँ जी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट है, फार्मर्स पैसे ही नहीं दे पा रहे,
घर तो लेकिन पालना है, तो इसलिए हर घर में से एक बंदा क्या करता है, जाता है आर्मी में सिलेक्ट हो जाता है। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इतनी ज्यादा हार्श होने के करके पैसे तो देने, रेवेन्यू तो देना ही देना, एक नहीं दो नहीं सारे ही चले जाते हैं। बंदा कहता है घर, मेरे घर वाले, मैं जाऊंगा मेरे को फौज में खाना मिल जाएगा, मैं अपने घर वालों को सैलरी भेजता रहूंगा, उनको खाना मिल जाएगा। तो बेसिकली सर्वाइवल जी तो सकेंगे। तो इसीलिए टिल डेट वी सी ये वाली बेल्ट है सबसे ज्यादा, क्योंकि नीचे यहां पर जो है इतनी प्रोडक्टिव लैंड्स नहीं है। दिल्ली दोआब वाला रीजन ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, और जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा टैक्स, यानी कि उतनी ज्यादा हार्श पॉलिसीज, तो इसलिए उतना ज्यादा जो यहां से निकले लोग। तो हर घर में से आज तक यही पॉलिसी हमारी है। तो हर एक, अगर सोशल कल्चरल कोई इफेक्ट आप देख रहे हो ना, उसके पीछे इकोनॉमिक रीजन है। कल हमने ये भी डिस्कस करा था कि क्यों कनाडा, अमेरिका या इंग्लैंड की कॉमनवेल्थ स्टेट्स में पंजाबी और गुजराती सबसे ज्यादा भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा रीजन क्लियर हो गया कि क्यों दिल्ली दोआब से सबसे ज्यादा आर्मी में लोग सिलेक्ट हो गए। नेक्स्ट कम्स पुलिस। अब अगेन लॉर्ड कॉर्नवालिस 1791 में पुलिस का इंस्टीट्यूशन सेटअप कर देते हैं। इससे पहले कौन देख रहा है पुलिस का काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम जमींदार से देख रहे हैं। बट लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है कि नहीं, तुम्हारे पे मेरे को विश्वास नहीं है, तुम करप्ट, मतलब इंडियंस को की ट्रस्ट नहीं कर सकते, दे आर करप्ट एंड दे आर नॉट एबल टू बी स्टैंड एट दिस पोजीशन कि वो इतना सेंसिटिव काम करें। सो पुलिस एज ए इंस्टीट्यूशन सेटअप हो जाता है। डेडिकेटेड पुलिस वाज रिक्वायर्ड टू सर्व द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज। अब देखो, उन्होंने तो बोला कि ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है आपकी वजह से कि पुलिस एक अलग सेटअप भी बना दिया उन्होंने। यहां से निकालो, सर्व द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज। अब आप रीजन बताओ कि पुलिस एज ए सेपरेट इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत क्या थी। जमींदार था, जमींदार को ही बोल देते कि आज से तू ही दरोगा की वर्दी डालेगा। बिल्कुल, जमींदार जो है वो पुराना बंदा है, उसकी बढ़िया एफिलिएशन हुई बढ़िया पीजेंट्स के साथ में, और इनकी क्या पॉलिसीज है, एक्सप्लॉयटेटिव। अब एक्सप्लॉयटेशन करेंगे पीजेंट्स की, पीजेंट्स जमींदार को बोलेंगे यार तुम्हारा तो मास्टर मेरे पे ये कर रहा है। जमींदार इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाएगा। उन्होंने क्या करा, एक मिडिल क्लास जिसको तैयार करा वेस्टर्न तर्ज पे अपनी, उसको उठाया, उसको जिसको इंग्लिश आती है, पैंट सूट डालता है अगला बढ़िया, ठीक है, और उनके हिसाब से चलता है, उसको लगा दिया एसपी लगा दिया जिले का, और बोला कि यार ये वाली जगह मेरे को खाली करा के दे। एसपी ने तो बस एक कान में जो आगे आंखें बंद करना उसने जाना है, उसके आगे जो मर्जी आएगा मार देना। बट जमींदार ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जमींदार और पीजेंट का बहुत पुराना रिलेशन है, और वो इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला अभी। तो इसलिए एक्चुअल रीजन ये था कि उनकी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज को इंप्लीमेंट की, जो इस पे इफ बट ना लगाए कि जो मास्टर ने कह दिया उसका सर्वेंट जो है वो इफ बट ना लगाए कि ये ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, वो बस जो बोल दिया वो ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा। तो दिस वाज द रियल रीजन कि क्यों एक अलग इंस्टीट्यूट सेटअप होता है। पुलिस पॉलिसीज वर हार्श एंड पीपल वर प्रोटेस्ट। अब दरोगा को लगा दिया पुलिस स्टेशन, एसएचओ लगा दिया, और एसपी को लगा दिया जिले का लेवल, जिला हेड बना दिया, ठीक है। वो आज की डेट में भी हम आज भी यही फॉलो हो रहा है। बट 1808 में लॉर्ड मेयो गेव द चार्ज ऑफ डिवीजन, जो आज की डेट में आईजी डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, तो उसको बेसिकली यहां से उठा के एसपी को चार्ज दे दिया, और जिले का चार्ज किसको दे दिया, डीसी को। बट ओवर द टाइम डीसी कहता है यार मेरे पास तो अपने ही इतने काम है रेवेन्यू के, मैं लॉ एंड ऑर्डर कैसे देखूंगा। तो बाद में विलियम बेंटिक क्या होता है, ये एसपी को यहां से हटा देता है और यहाँ पे कमिश्नर्स लगा देता है। बेसिकली आईजी डीआईजी लेवल के ऑफिसर्स लगा देते, एसपी से सीनियर ऑफिशियल्स को लगा देता है कमिश्नर यहाँ पे, और एसपी को वापस भेज देते हैं जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, और डीसी से वो काम लॉ एंड ऑर्डर वाला वापस ले लेता है। बट ये होता है कि डीसी की सुपरविजन में रहेगा, और आज तक क्या है डीसी के अंडर ही बेसिकली पुलिस काम करती है। 1860 में पुलिस कमीशन आया, जो पुलिस कमीशन बेसिकली रिफॉर्म्स के लिए आया। तो 1861 में पुलिस एक्ट बना, और आज भी हम वही यूज कर रहे हैं 1861 वाला पुलिस एक्ट। उसके बाद 1902 में फ्रेजर कमीशन आता है, फ्रेजर कमीशन, ठीक है। वो क्या एस्टेब्लिश कर देते हैं, सीआईडी। ये बड़े फैक्चुअल सी चीजें हैं कि कौन से कमीशन आया, कब आया, और उसने क्या एस्टेब्लिश करा। जो इसमें बताने वाली चीज होगी वो मैं बता दूंगा। मैनी मोर कमीशंस लाइक हंटर कमीशन आया जलियांवाला बाग के बाद, एक जो ब्रिटिशर्स की साइड से बना था कमीशन। इंडियन साइड से कौन सा बना था जलियांवाला बाग की बाद में, किसने हेड करा था उसको,
एक इंडियंस ने कमीशन बनाया था जलियांवाला बाग के बाद में, इंसिडेंट के बाद में, और एक ब्रिटिशर्स ने बनाया था। जो ब्रिटिशर्स ने तो बनाया था हंटर कमीशन, पुलिस एक्शन को बताने के लिए कि पुलिस, जैसे आजकल नहीं होता कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उस पर कमीशन बैठ जाता है, ठीक है। पंजाब में भी आजकल कितना चल रहा है कमीशन का, उस पर कमीशन बैठ जाता है। वो कमीशन फिर डिसाइड करता है कि गलती पुलिस की है, गलती आम लोगों की है, या कैसे इसको डील करना है। तो हंटर कमीशन बना, ढूंढ के लाना कि भाई जलियांवाला बाग के बाद एक इंडियन साइड से भी कमीशन बना था, उसको किसने लीड करा था। उसके बाद एक बटलर कमीशन बनता है। ये एक्सक्लूसिवली पुलिस के लिए नहीं होता, ये बेसिकली होता है कि प्रिंसली स्टेट्स का रिलेशन क्राउन के साथ कैसा रहेगा। अब जो सारा इंडिया है दैट वाज नॉट ब्रिटिश पोजेशंस, इसमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। और प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे पंजाब में, क्या कहते थे उसको, रियासतें हम कहते हैं। पंजाब में बहुत थी, कौन सी थी, उसको कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं बताओ, जल्दी लिख रहा हूं मैं, पेप्सू, ठीक है ना। ये रियासतों की कॉन्फेडरेशन ही थी, और क्या थी, पटियाला, नाभा, जींद, मलेरकोटला, फरीदकोट, कपूरथला, ये सारी रियासतें थी, और क्या। तो इन सबको क्या कह रहे थे हम, पेप्सू। बसें भी चलती हैं आजकल, पीआरटीसी। तो पीआरटीसी क्या है, पेप्सू रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। सब चीजें वहीं पर है, आपकी किताबों में ही है, बस थोड़ा सा निकालो उसको वहां से। प्रैक्टिकली जब इंप्लीमेंट करोगे तो ज्यादा आसानी से समझ आएगी। ऐसे तो मैं बता देता कि पेप्सू है, ये है, वो है। पेप्सू रोज देखते हो आप लोग, और इसीलिए इसका सेंटर कहां पे पेप्सू का, पटियाले में है, ना कि चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट इज हमांद कमीशन भी आया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको यह पता होना चाहिए कि हमांद कमीशन का रेलेवेंस किसके साथ है, पुलिस के साथ में। और पुलिस इतनी ज्यादा बेसिकली हार्श थी कि विलियम बेंटिक ने खुद बोला था कि शेफर्ड वाज मोर डेंजरस देन द वुल्फ। कि शेफर्ड का काम क्या होता है कि अपनी भेड़ बकरियों को वुल्फ से बचाने का, बट विलियम बेंटिक ने खुद बोल दिया कि यहां पे जो बचाने वाला है वो बेसिकली दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हुआ पड़ा। तो इतना ज्यादा हार्श जो है पुलिस का ट्रीटमेंट है। मूवीज में भी हम देखते हैं कि पुलिस का बड़ा इशू रहता ही है, क्योंकि पुलिस हमेशा फर्स्ट रिस्पोंडेंट होती है। ना सरकार पहुंचती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचता है, ना आर्मी पहुंचती है। सबसे पहले जो मार्क्सिस्ट हैं वो किसके साथ बढ़ जाते हैं, पुलिस के साथ। जस्टिस, अब इंडिया में जस्टिस का देने का काम किसका होता है। हम आज भी क्या कहते हैं कि भगवान तेरा इंसाफ करेगा, ठीक है, या रब तेरा इंसाफ, मतलब बेसिकली हम गॉड वाले कंसेप्ट को हम कह देते हैं, वो तेरा इंसाफ करेगा। उससे पहले कौन होता था, राजा, बिकॉज हम राजे को क्या समझते थे, गॉड समझते थे। तो यानी कि इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ पावरफुल, कि सिर्फ जो पावरफुल एक इंसान है सिर्फ वही जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है। और इस टाइम पे पावरफुल कौन है, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस गोरे हैं, तो दैट मीन्स अब जो जस्टिस कौन देगा, गोरे देंगे। बट अब जस्टिस जो है, जो इससे पहले भगवान, अल्लाह, रब जो भी देगा, कौन, वो किस पे देगा, वो देगा लोगों के कर्म पे, कि तुमने काम क्या करा है। अच्छा काम करा तो तुम्हें निकाल देगा, और बुरा काम करा तो सजा मिल जाएगी। बट अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। अब किसी जमींदार ने बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट लगाई हुई है बंगाल में, ठीक है, किसी जमींदार ने सनसेट क्लॉज तक अपनी जमीन नहीं दे पाया, शाम को आया ब्रिटिशर्स, उसकी नीलाम करके जमीन उसको बाहर निकाल दिया। वो जाता है कोर्ट में जस्टिस लेने के लिए, ठीक है। जमींदार जाकर कोर्ट में कि जी मैं पैसे लेके आ रहा था, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैं घंटा लेट हो गया, इन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया मेरी जमीन से। तो अब वो चाहेगा कि जज मेरी हेल्प करे, बट जज बैठा कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है, वही है। वो क्यों चाहेगी कि मैं चलो तुम्हारे पैसे वापस कर देती हूँ और तुम्हें लैंड वापस कर देती हूँ। तो बेसिकली जहां पे फरियाद लेके जानी है वही सबसे जो फाइनल इंस्टीट्यूट है वही सबसे ज्यादा करप्ट है। तो जो जुडिशियल सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया हुआ है वो अपनी पॉलिसीज के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। इससे पहले किस पे काम कर रहा था, धर्म पे, रिलीजन पे, या फिर फिलोसफी पे, उस पे काम कर रहा था। बट अब इट वाज वर्किंग, जस्टिस वाज वर्किंग ऑन द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
दे ब्रॉट विद देयर नो न्यू सिस्टम, एक्चुअली इट वाज एक्सप्लॉइटेड। उन्होंने बोला कि यार देखो हम तो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी ये सारी चीजें लेके आ रही हैं, इतनी नई नई चीजें, बट वो कुछ नहीं था। वो बेसिकली इट वाज अ टूल टू एक्सप्लॉइट पीपल मोर एंड मोर। एक्सप्लॉइट करने के बाद कहीं उन्हें राहत भी ना मिले, तो उसके लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन क्या था? जस्टिस। कि जहां से फिर उसके बाद क्या होता है, बंदा कहता है पाना वर्त गया, बस जो है सो है, अब उसको मानना पड़ेगा। कि ना ही पुलिस में जमींदार मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि जमींदार कौन बन गया? पपेट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ना ही पुलिस आर्मी मेरा हेल्प कर रही है अगर मेरे को कोई मारपीट किया जा रहा है, क्योंकि वो दे आर ऑल्सो द पपेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो फाइनल एक मेरे पास रास्ता बचा रहा जस्टिस लेने का, वो भी उनके ही पपेट्स है। तो अगला कहता है ठीक है, फिर जो है सो है। वॉरेन हेस्टिंग्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिश जुडिशियल सिस्टम। कैसे? पहले क्या होता था कि डीसी के पास ही पावर होती थी, जुडिशियल भी और रेवेन्यू भी। उसके बाद उसने यहां से खत्म कर दिया, डीसी के पास रेवेन्यू आ गई और डिस्ट्रिक्ट जज के पास क्या बन गई? जुडिशियल पावर्स। अब इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो पढ़ लो। सिविल केसेस, सिविल केसेस मतलब जहां पे बॉडीली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर किसी के पैसे किसी ने कोई किसी का पैसा खा गया, किसी का कोई धोखाधड़ी कर गया, तो दैट इज सिविल थिंग। उसमें आप एज ए इंडिविजुअल आपकी लाइफ को तो कोई डेंजर नहीं हुआ ना, बॉडीली डैमेज तो नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड सिविल केसेस। और जहां पे बॉडीली डैमेजेस होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिमिनल केसेस। सिविल में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट कौन सी है? सदर दिवानी। उसके बाद प्रोविंशियल कोर्ट्स क्या कह रही है? हाई कोर्ट्स, जो आज की डेट में। नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, रजिस्ट्रार कोर्ट्स एंड मुंसिफ्स। क्रिमिनल में कौन सी है? सदर निजामत इज द सुप्रीम कोर्ट, सर्किट कोर्ट्स आर हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इंडियन जजेस विद मुस्लिम लॉज। क्यों? सबसे रिसेंटली अभी मुस्लिम बने, तो उसके अकस्टम्ड है लोग, मुस्लिम लॉज के अकस्टम्ड है। शरिया के अकॉर्डिंग अगर उनको कुछ कर भी रहे हैं तो लोगों को आदत पड़ चुकी है, क्योंकि मुगल्स के बाद तो कंप्लीटली इंडियनाइजेशन हो चुकी है उनकी अब। ठीक है? और इंडियनाइजेशन होने का मतलब कि इंडियंस ने मान लिया कि नहीं, ये अब हमारे में से ही निकले हैं। ठीक है? तो हमने अब ये देखना है। बट ये देखो, ये आज की डेट में भी बड़ा इशू है कि अगर कोई फाजिल का रह रहा है बंदा, उसका हाई कोर्ट में केस लगा, वो सुबह निकलेगा और रात को घर पहुंचेगा। ठीक है? और ये अब आप सोचो कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में हाई कोर्ट है। ठीक है ना? पेशावर के बंदे का केस लग गया हाई कोर्ट में, वो उसने बॉम्बे आना है, बंगाल आना है या मद्रास आना है, कैसे आएगा? वो तो बेचारा मर जाएगा। तो इसलिए ओवर द टाइम वी विल सी कि ये वाली जो दो कोर्ट्स हैं ये खत्म हो जाएंगी और इनका काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आ जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग ईज। अब यही हो ना कि हर फाजिलका, फिरोजपुर, बेसिकली हम एक्सट्रीम वाले अमृतसर वाले लोगों को, अमृतसर वाले बंदे ने चंडीगढ़ आना है, उसका तो पूरा दिन खराब हुआ। अब पंजाब है एक छोटी स्टेट, अब आप बड़ी स्टेट्स में जाओ, राजस्थान में जाओ, उधर यूपी चले जाओ, मध्य प्रदेश चल जाओ, कर्नाटका चल जाओ, गुजरात चल जाओ, इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, वहां पे तो 2-3 दिन लग जाते हैं हाईकोर्ट का गेड़ा मारने के लिए। एवरीवन इज नॉट लकी एनफ कि वो फ्लाइट पकड़ेगा और चल जाएगा या गाड़ी उठाएगा और चल जाएगा। मेजोरिटी लोगों को आज की डेट में भी अगर जस्टिस लेना होता है वो ट्रेन की टिकट सुबह कटाते हैं या बस पे जाते हैं या किसी के साथ पुल इन होके जाते हैं। बट जुडिशरी देखो आज की डेट में भी 80% लिटरेट है लोग, बट स्टिल आज तक हम डरते हैं कोर्ट्स के चक्रों में पढ़ने से, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोर्ट एक बार बढ़ गए तो वो खत्म नहीं होने वाला साइकिल कभी। वो मेरे बाद में नेक्स्ट जनरेशन करेगी, मेरे बाद में, तो बेसिकली 1 लाख की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मेरा 1 करोड़ रुपया लग जाता पूरा। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के एक वो छोटा सा टोटा बचाऊंगा अपना। तो इसीलिए कहते हैं ना सारे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, क्योंकि पैसे के साथ साथ टाइम भी, एक दिन अगर आप अपना वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो दैट मीन्स आपका कितना पूरा खराब हो रहा है सारा सिस्टम। तो और उस टाइम पर सोचो कि अगर आज ही कोर्ट्स का इतना खौफ है जाने से कि बहुत लेंथी प्रोसीजर है, तो उस टाइम पर कितना मतलब कि इशू होगा। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इन कलकत्ता। अब जैसे उस पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरपर्सन का नाम बताओगे, इसके सबसे पहले चीफ जस्टिस का नाम बताओगे आप नोट के कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट बनी है कलकत्ता में, इसमें सबसे पहला जज जो लगा वो कौन था? नाउ 1831 विलियम बेंटिक,
ही अबॉलिश दिस प्रोविंशियल एंड सर्किट कोर्ट्स। जब दे ना हाई कोर्ट का काम कर रही थी, उनको उसका काम किसको दे दिया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, ठीक है। एंड ऑल्सो इंक्रीज द इंडियन जजेस इन लोअर कोर्ट्स। अपर कोर्ट्स में अभी भी कौन है? सिर्फ ब्रिटिशर्स। इससे पहले यह भी था कि अगर किसी ब्रिटिशर को ट्राई करना है, बेसिकली किसी ब्रिटिशर पे केस चलाना है या यूरोपियन पे केस चलाना है, तो यूरोपियन जो इंसान है उसको कौन ट्राई करेगा? ओनली यूरोपियन जज। बट इंडियन को चाहे इंडियन कर ले चाहे यूरोपियन कर ले। अब अगर यूरोपियन को यूरोपियन ट्राई करेगा, वहां पे जज यूरोपियन बैठा है और जो कैदी है वो भी यूरोपियन है, ऑब्वियसली वो उस पर लाइट रहेगा थोड़ा सा। तो इस वजह से भी बड़ा इश्यू चलता रहा। 1833 में क्या हुआ? कोडिफिकेशन ऑफ लॉज होगी। जो आज तक धर्म के हिसाब से चल रही थी चीज, उनको बोला कि नहीं, अब बुक्स में लिख दो, ठीक है। तो लॉर्ड मैकॉले एंड आईपीसीसी, लॉर्ड मैकॉले के अंडर कमीशन बनता है। फ्रॉम चार्टर एक्ट 1853 में एक लॉ कमीशन बनता है अंडर लॉर्ड मैकॉले। तो इसमें इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी एंड सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। ये बेसिकली किताबें लिखी जाती हैं। एंड प्रोवाइडेड फॉर हाई कोर्ट्स एट 3 प्रेसिडेंसीज। अब हाई कोर्ट्स जो है 3 प्रेसिडेंसीज पे लगा दी। ओवर द टाइम ये बढ़ती रहेंगी प्रोविंशियल के चक्कर। 1911 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया और हाई कोर्ट्स बनवा दी। कहां पर? पटना, लाहौर और पेशावर। सारा मोस्टली अब कवर कर रहे हैं। एंड फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एस्टैब्लिश फेडरल कोर्ट एट दिल्ली एंड फाइनल अपील वाज इट प्रीवी काउंसिल। जो प्रीवी काउंसिल कहां पे? किसका था? क्राउन का। कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी आपको राहत, जैसे आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपको नहीं जस्टिस मिल रहा, तो आप किसके पास जा सकते हो? प्रेसिडेंट के पास में। तो ऐसी तब की बात है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं कुछ राहत मिल रही, तो आप किसके पास जा सकते हो? प्रीवी काउंसिल के पास, बेसिकली क्राउन के पास। ये दिल्ली क्यों आ गई वैसे फेडरल कोर्ट अब 1935 में, 1935 में? अभी तो हमने पढ़ा था कलकत्ता में। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम बंगाल टू दिल्ली। अंग्रेजों ने क्या करा था? इंडिया की जो कैपिटल थी वो बंगाल से, बेसिकली इंडिया जो उनका इंडिया था, उसकी कैपिटल आज तक क्या थी? बंगाल। उसके बाद वो चेंज करते थे दिल्ली में। पता है? ये ढूंढ के लो कौन से ईयर में करी है इन्होंने, कि कलकत्ता टू दिल्ली जो चेंज हो गई थी कैपिटल इंडिया की, वो कौन से साल में हुई है? इससे पहले सारा काम धाम तो कहां से चल रहा है? कलकत्ता से चल रहा है। एंड व्हाट वाज द ओकेजन? क्यों ये चेंज करी गई थी? और आपको लगता है कि भाई कलकत्ता से रूल हो पाता यहां पे इंडिया में प्रॉपर? नहीं हो पाता। सेंटर में ही है ना। दिल्ली सीट देखो, दिल्ली ट्रेडिशनली एक कैपिटल सीट बनी हुई है। और जब आप दिल्ली पे कब्जा कर रहे हो, दैट मीन्स आप लोगों में क्या मैसेज भेज रहे हो कि अब जो सेंट्रल पावर है वो कौन है? ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश क्राउन इन पर्टिकुलर। फ्रेमिंग ऑफ लॉज, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे आगे अब सारे कोडिफिकेशन होगी। 1833 पे हो गया। सबके पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे। कारण ब्राह्मण कहता था मेरे लिए अलग लॉज है, क्षत्रिय कहता था मेरे लिए अलग लॉज है, वैश्य कहते थे मेरे लिए अलग लॉज, शूद्रस कहते थे, हिंदूज कहते थे अलग है, क्रिश्चियंस अलग है। तो बेसिकली हर एक कहता था मेरे लिए अलग लॉज है। इसका एक पॉजिटिव ये रहा कि इसने यूनाइट कर दिया सबको यूनाइट कर दिया कि अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, किसी ने किसी का मर्डर करा, तो एक ही सजा, चाहे उसका रिलीजन जो मर्जी हो, चाहे उसका वर्ण जो मर्जी हो, उसकी पनिशमेंट एक है। चाहे अपर क्लास छोटे को मारे या छोटा बड़े को मारे, इट डजंट मैटर। इंडियंस वर कंसीडर्ड एज इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर था कि उनके ना चाहते हुए भी सारे इकट्ठे हो रहे थे इसमें। बट नेगेटिव रोल क्या था? इट वॉज अ स्मूथ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियंस विच इज एविडेंट टिल डेट। अब जज ने अगर बोल दिया, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, लेकिन कोई गवाही देने वाला नहीं मिला, फिर फिल्मों में देखते हैं कि गवाही नहीं मिलती और वो निकल जाता है, और जज ने कह रहे कि नहीं जी मेरे पास तो गवाही नहीं आया तो इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ेगा। बट जो मरा है और जिसका बंदा मरा है उसका तो पता नहीं इसी ने मारा है। तो जज ने एक बार अपना पेन चला दिया, उसके बाद में कोई चैलेंज है ही नहीं उसको। तो इट वॉज अ वेरी स्मूथ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन पीपल। तो वो आज तक चल रहा है कि अगर आप, क्योंकि कोडिफिकेशन करी इस हिसाब से भी पड़ी है ना प्रोसीजर की, कि अगर आप उस चीज को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते बियॉन्ड अ रीजनेबल, मतलब कि डाउट नहीं होना चाहिए उस चीज में कोई भी, तो
वो बंदा फ्री है, इसका मतलब। Now it was based on rule of law, कि जो किसका राज होगा, सिर्फ लॉ का राज होगा, बट लॉ फ्रेम किसने करा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हिसाब से। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, नाउ ऑल इंडियंस वर कंसिडर्ड टू बी डॉग्स, कि सारे इंडियंस, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो कोई और रिलीजन का, तो उसमें कोई नहीं लेना देना उनको। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गई। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ जब हुआ ना, तो इसकी वजह से यूनिटी इतनी बड़ी लेवल के पे आ गई कि बढ़िया, बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट इसके बाद स्ट्रांग होने लग गई। रेलवेज ने भी यही काम करा था, यूनाइट करने का, और कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, प्रेस, जर्नल्स, इन सभी चीजों ने भी, सोशियो कल्चर रिफॉर्म्स, इन सब ने बड़ा काम करा कि एक ऐसा ग्रुप बनाए जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करे और उसको लड़े आगे जाके। बट ऑल द चेंजेस वर आर्टिफिशियल एंड सडल, ठीक है। अब हमने ये भी बात करा था कि चेंज आता है एक होते हैं ग्रेजुअल चेंजेस, एक होते हैं फोर्सफुल चेंजेस। अब ये था एक बड़ा फास्ट चेंज था कि अंग्रेज आए, उन्होंने, ये देखो हम अभी 19th सेंचुरी पे ही हैं और 18th सेंचुरी के एंड में आए हैं अभी वो, और उन्होंने आते सार बोला कि आज से ये लॉज नहीं, आपका मनुस्मृति नहीं चलेगा, आज से हमारा आईपीसी चलेगा, आज से ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं होगी, आज से ये प्रैक्टिस फॉलो होगी। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने ओवरनाइट ही कह दिया कि नहीं, कल से 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा। तो अगले दिन कितना क्योस हो गया था। तो सेम वे इन्होंने करा कि आते सारे एक फोर्स चेंज दे दिया, और उसका रिजल्ट क्या निकला, रिवोल्ट ऑफ 1857। लोगों को इतना परेशान किया कि उन्होंने रिवोल्ट ही कर दी। हैड इट बीन अ ग्रेजुअल चेंज लाइक दैट हैपेंड इन यूरोप, यूरोप में क्या हुआ था, रेनेसांस बड़ा ग्रेजुअली आया, धीरे धीरे आया। सबसे पहले तो रोमन एम्पायर था, ठीक है। रोमन एम्पायर के बाद बेसिकली इस्लाम का जन्म हुआ, इस्लाम से क्या निकले, ऑटोमन्स निकले। एंड ऑटोमन्स ने क्या करा, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया, ठीक है। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से क्या हुआ, जो माइग्रेशन होगी उनकी वेस्टर्न रोमन एम्पायर में, ईस्टर्न रोमन एम्पायर से लोगों की, उन्होंने वहां जाके क्या देखा कि जो हमारा कल्चर था वो खराब कर दिया उन्होंने, सारा पोप ने और सबने। उन्होंने क्या करी, प्योरिफिकेशन स्टार्ट करी, और उस प्योरिफिकेशन को क्या बोलते हैं, रेनेसांस। उस रेनेसांस से दिमाग चला लोगों का, ठीक है। उससे क्या हुआ, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, साइंटिफिक डिस्कवरी से क्या हुआ, एक्सप्लोरेशंस भी हुई, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एक इंसान की कीमत पता लगने लगी। बेसिकली फाइनली हम कहां पर आ गए, ह्यूमैनिज्म पे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सारी बातों पे आ गए। तो ये बड़ा ग्रेजुअल से चेंज था, देखो। नॉट लाइक इंडिया कि ब्रिटिश आए कल को और कहते नहीं जी नहीं, आपने आज से फूड क्रॉप नहीं उगानी, आपने कैश क्रॉप उगानी है, आपने आज से इस जमींदार के, मतलब कि जो बेसिकली लॉ का फंक्शन है, वो जमींदार या आपका जज नहीं करेगा, मेरा जज करेगा। तो बड़ा ही फोर्सफुल सा चेंज था ये। तो इसका रिजल्ट कहां पे निकलता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में। हैड इट बीन अ ग्रेजुअल चेंज, जो राजा राम मोहन रॉय सबसे बड़ी बात करते हैं कि हमें चाहिए ये सब कुछ, हमें मॉडर्न, इसीलिए तो उन्हें फर्स्ट मॉडर्न मैन बोलते हैं। हम जब मॉडर्न एजेस की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि फादर ऑफ द मॉडर्न एज इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मदर इज रेनेसांस। तो ही राजा राम मोहन रॉय इज सेइंग कि यार मुझे चाहिए इंडिया में मॉडर्न एज, कारण यहां पे आने के लिए, ह्यूमनिज्म पे आने के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या बीच वाली चीजें। वो कहते हैं कि फाइनली जो है मॉडर्न अगर लोग होंगे, आउटलुक होएगी, तो वो ह्यूमैनिज्म के, एक इंसान को इंसान समझेंगे, ठीक है, एज ए कमोडिटी नहीं उसको कंसिडर करेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय की भी इसीलिए थी, एंड इसलिए ही इज सेड टू बी द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ये बोला कि पूरे वर्ल्ड में अगर मॉडर्न एज किसी को सही तरीके से समझ आई है, ही वॉज ओनली एंड ओनली राजा राम मोहन रॉय। एंड कल्चरल इफेक्ट का सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है, 1813 चार्टर एक्ट में क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड हो जाते हैं इंडिया में। उससे पहले भी आ रहे हैं, बट उसके बाद क्या है, फोर्सफुल कन्वर्जन शुरू हो रही है। एक्सप्लॉइटिव नेचर तो बहुत है। अब फॉर एग्जांपल किसी जमींदार को, जमींदार की जमीन खरीद ली, मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ले ली। अब उसके पास कोई क्रिश्चियन मिशनरी जाए
और बोले कि मैं तेरे को तेरी जमीन वापस दिलवा दूंगा, प्रोवाइडेड यू हैव टू फॉलो क्रिश्चियन रिलीजन। अगला बोलेगा यार मेरे को खाने के लाले पड़े हुए हैं, रिलीजन बोलो क्या करना है, कौन से कपड़े डालने हैं, किस टाइम पूजा करनी है, किस टाइम कैसा का वेशभूषा करनी है, मेरे को क्या लेना देना रिलीजन से, मेरे को बेसिकली मेरे को और अपनी फैमिली को फीड करना है। तो उन्होंने बहुत सारा इसको एक्सप्लॉइट करा इस चीज को, कि लोग जो बेचारे परेशान थे उनका उन परेशानी का फायदा उठा के बहुत सारी कन्वर्जन कराई। इस कन्वर्जन के अगेंस्ट भी क्या निकल दी हमें, सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स। इसीलिए देखो एक्सप्लॉइटेशन कर रही है पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके रिटेलिएशन कौन करेगा, इंडियंस ही करेंगे। सोशल कस्टम्स भी खराब हो रहे हैं, सती को बैन कर देते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा स्टेप था, ठीक है, बट एक इंडियन को तो यही लगेगा कि यार ये तो मेरे कस्टम्स पे अटैक कर रहे हैं, जो हमारे आज से प्रथा चल रही थी तो उसको खत्म कर दिया। कल्चर धोती खत्म करके इन्होंने बोल दिया पैंट शर्ट अब जरूरी है। वो बोलेंगे यार ये तो हमारे कल्चर पे भी, इसमें से भी इंडियंस आएंगे निकल के। लाइक महात्मा गांधी लास्ट डे तक क्या कहते थे, खादी को प्रमोट करो। रिलीजन यहां से आ गया, फोर्सफुल कन्वर्जन होगी, मैनिपुलेशन होने लगी। अब कोई किसी को सजा मिली हुई है लाइफ टाइम की, वहां पे जाके क्रिश्चियन मिशनरी उसको जेल में मिले और बोले मैं तेरी सारी सजा माफ कर दूंगा, प्लस तेरे को बाहर आके इतनी जमीन भी दे दूंगा। वो बोलेगा बोलो क्या करना, कहां पे खाली कागज में मेरा साइन ले लो, उस पर लिख देगा कि नाउ ही इज द क्रिश्चियन। तो रिलीजन कुछ गलत नहीं है बेसिकली, क्योंकि धर्म, हम हमेशा बात करते हैं धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का फर्क है। एंड रिलीजन किसने बताया हमें कि धर्म जो है आपका रिलीजन है? धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज क्या चीज है? धर्म इट इज अ फिलोसफी टू लिव लाइफ, जैसे मर्जी जियो। पहुंचना सबने एक पे ही है, किसी ने जन्नत में जाना है, किसी ने स्वर्ग में जाना है, किसी ने हेवन में जाना है, जाना सभी वहीं पे है, बट रास्ते अलग अलग हैं बस सबके। तो धर्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ फिलोसफी, ठीक है। अब्रप्ट अंडर द बैनर ऑफ कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन, वो कहते तो थे इट इज वी आर डूइंग मॉडर्नाइजेशन, बट इट वाज कॉलोनियल इन नेचर। कॉलोनियल कभी भी सेल्फ इंटरेस्ट के बिना नहीं हो सकती, प्रॉफिट के बिना नहीं हो सकती, और प्रॉफिट होएगा तो एक्सप्लॉइटेशन भी होगी। अब ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स भी कई लिए, लाइक एबॉलिशन ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज खत्म करवा दी, एंड अलाउइंग द विडो रीमैरिज। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन करा, बट एजुकेशन करी, उन्होंने नॉलेज नहीं दी। इंडियन जो कल्चर है, इंडियन स्टडीज जो थी बेसिकली वो ब्रह्म से शुरू होती थी। ब्रह्म क्या चीज है? यूनिवर्सल जो एटर्निटी है उससे शुरू होती थी, और उसके बाद हम मटेरियलिस्टिक चीजों पे आते थे। बट इन्होंने बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया कि इन्होंने मटेरियलिस्टिक चीजों से स्टार्ट करा एजुकेशन सिस्टम, और जो एटर्निटी है उसके तक लेके गए, तो वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए। इसीलिए हम एजुकेशन भी रह गए, हमें एजुकेटेड तो बना दिया इन्होंने, लेकिन नॉलेजफुल नहीं बनाया इन्होंने। स्कोर गुड परसेंटेज, वही आज तक क्या है, एजुकेटेड कौन बंदा है, पढ़ा लिखा कौन है, जिसके नंबर ज्यादा है, या फिर जिसने कोई पेपर ऊपर पास कर लिया वही इंटेलिजेंट है, बाकी कोई इंटेलिजेंट नहीं है। बट ऐसा होता आज भी कितने, मतलब कि 35 40 साल के बंदे भी दिख जाएंगे आपको जिनको बैंक में जाके एक चेक लगाना नहीं आता। तो इट इज नॉट अबाउट एजुकेशन, इट इज अबाउट नॉलेज, वो निकालनी है अपने इसके बीच में से। अब एजुकेशन में क्या करा, बनारस संस्कृत कॉलेज फॉर इंडिजिनस स्टडीज। अब ये अच्छी चीज है बुरी चीज है, बट उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज करना चाहती है तो इंडिया के बारे में पता तो हो, तभी उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे। उन्होंने क्या करा, मनुस्मृति की एक कॉपी उठाई पंजाब से, एक उठाई हरियाणा से, एक उठाई हिमाचल से, एक उठाई बंगाल से, एक उठाई साउथ से, और सब में से निकाल लिया अपने अपने फायदे की चीजें, और उसको एक फाइनल कंपाइल करके बोला कि ये देखो ये तो तुम्हारी मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सारे लॉज को उन्होंने उठाया, लॉ ऑफ लैंड, उससे पहले क्या चल रहा था, मनुस्मृति। उन्होंने बोला देखो जी मैं नहीं कुछ, ब्रिटिशर्स कहते, कंपनी कहती मैं नहीं कुछ कह रही, तुम ही कह रहे हो ये चीज, इसलिए तुम्हें माननी पड़ेगी, एक्सप्लॉइटेशन जो मैं करूंगा वो तुम्हें माननी पड़ेगी। नेक्स्ट इज 1813 एंड 1 लाख फॉर एजुकेशन। 1 लाख फॉर एजुकेशन, पैसे दे दिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पढ़ाना है। बट पढ़ाना क्यों है? ताकि बाबू क्लर्क वगैरह लगाने हैं। अब एक पीएन लगाना है, ऑफिसर डीसी लगा हुआ है जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो पीएन को बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या, तो इसलिए उनको एजुकेटेड करना है, सिर्फ उतना वेस्टर्न पैरामीटर्स पे। 1835 में मैकॉले डिक्लेरेशन आ जाती है, वो एजुकेशन पे बात करती है, और इंग्लिश
is made compulsory for government services. Adopted good, but हमें हम अपने बारे में भूल गए, हम अपने उपनिषद को भूल गए, हम अपने बेसिकली जो उसके बाद सारे रिलीजन्स आए, इतने ही ज्यादा डाइवर्स कल्चर था, उस सबको भूल गए। हमने चुप करके क्या पकड़ लिया, उनका करिकुलम उठा लिए। वेस्टर्न जो कैपिटलिज्म, वेस्टर्न का मतलब क्या है? कैपिटलिज्म। इट इज, हम उसको बोल रहे हैं इट इज कैपिटलिज्म। और जब आपको बुक में ही ये पढ़ाया जाएगा कि ईटिंग कि KFC इज बेटर देन ईटिंग समथिंग एल्स, तो ऑब्वियसली आपको ये लगेगा। अब स्कूल्स में से भी क्या है, अगर आपको घुमाने ही ऐसी जगहों पे लेके जाएंगे, ठीक है, अभी भी हम देखते हैं कि ट्रिप्स कहाँ पे जाते हैं। कभी हुआ है कि कोई इंडियन कल्चर के बारे में दिखाने लेके गए? हमेशा कहाँ पे ले गए? कोई अम्यूजमेंट पार्क में ले गए, कहीं मतलब कि कोई ऐसी खाने पीने वाली मैकडोनल्ड्स में ले गए, ऐसी जगहों पे लेके गए। ये तो नहीं है कि स्कूल में आके उन्होंने लस्सी बनाई और सबको पिला दी। उन्होंने बोला नहीं, कोल्ड ड्रिंक सबसे अच्छी चीज है। 3 universities were established in 3 presidencies. कौन सी 3 presidencies? मेट्रोस। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3 यूनिवर्सिटीज खोल के बहुत बड़ा एहसान कर दिया। स्टिल देयर वॉज अ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल गैप ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस। आज तक लगता है ये। आर यू प्राउड ऑफ स्पीकिंग हिंदी और पंजाबी और वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक एवरीवेयर? बोलो कि आप मौके के हिसाब से ढाल लेते हो कि नहीं यार, यहां पे शायद अच्छी नहीं लगेगी चीजें, मौके के हिसाब से बदल लेते हैं, क्योंकि हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नहीं कि यार वहां पे जाके अगर हम हिंदी में या पंजाबी में बात करेंगे या कोई भी नेटिव लैंग्वेज किसी भी स्टेट की, नॉट यहां पे सिर्फ पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जाके लगेगा शायद ये अनपढ़ बंदा। तो बेसिकली हम अगर अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं हर जगह जाके, तो हमें अनपढ़ शो कर रहे हैं। बट अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं यार ये तो बहुत पढ़ा लिखा बंदा, इसको बड़ी समझ है, इसको रखो नौकरी पे या इसको ये काम दो। तो स्टिल देयर वाज अ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल गैप एंड टिल डेट इट इज देयर। नो स्ट्रेस ऑन वुमेन एजुकेशन। व्हाई? वुमेन एजुकेशन पे ज्यादा काम नहीं करा इन्होंने, थोड़े बहुत है बस क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल खुले, बट वुमेन एजुकेशन क्यों नहीं करी? हाँ, यूटिलिटी विमेन की कोई यूटिलिटी नहीं है उस टाइम। जब विमेन की यूटिलिटी यूरोप तो होगी उन्होंने, क्यों यूरोप में यूटिलिटी होगी, इंडिया में नहीं हुई? कारण उधर आ गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहां पर अब कोई मैन वुमेन का चक्कर नहीं है, बटन दबाना मशीन चलनी है, वो चाहे एक आदमी बटन को दबाए औरत दबाए, वो बराबर ही काम करेगी मशीन। बट इंडिया में क्या रखा हुआ उन्होंने? एग्रीकल्चर फार्म हाउस बनाया हुआ है कि यहां से तो रॉ मटेरियल निकालना है, और एग्रीकल्चर में कौन यूज होता है? मैन यूज होते हैं। तो इसलिए वुमेन जब यूटिलिटी ही नहीं है किसी चीज की, तो उस पर काम क्यों करना? तो इन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात भी नहीं करी। एंड ट्रेडिशनल एंड वाइज एजुकेशन सिस्टम जो गुरुकुल थे वो सारे जीरो कर दिए। अब कॉन्वेंट स्कूल्स की बारी आ गई, और आज तक कोई गुरुकुल में भेजने से बेटर हर एक बंदा कहता है कॉन्वेंट स्कूल में भेजना है हमने अपने बच्चे को। कोई भेजता है आज की डेट में भी, सरकारी स्कूल में भी, अगर हम फॉर दैट मैटर कहें, नहीं भेजता। अगला कहता है कॉन्वेंट में भेजेंगे जहां पे इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलेगा तभी इसको पढ़ा लिखा समझा जाएगा। 3 मेडिकल कॉलेजेस वो खोल के भी सेम 3 प्रेसिडेंसीज में खोल लिया। 3 प्रेसिडेंसीज में ही क्यों खोल रहे हैं ये यूनिवर्सिटीज भी और ये मेडिकल कॉलेजेस भी? इनका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वहां पे बैठा है, अंग्रेज सारे कहां पे बैठे हैं? प्रेसिडेंसीज में। और उनको अगर पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो इन यूनिवर्सिटीज में भेजे। अगर उन्हें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो इन मेडिकल कॉलेजेस में भेज दें। और एक छोटा सा इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में भेज दिया, खोल दिया, जस्ट कि अब रॉ मटेरियल इंडिया से जा रहा है इंग्लैंड। लेकिन ये भी नहीं है कि बस काटी क्रॉप और भेज दी, उसकी कुछ मिनिमल लेवल ऑफ प्रोसेसिंग तो करनी है, उसके लिए छोटी मोटी इंडस्ट्री तो बनानी है। उस इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए कुछ लेवल के इंजीनियर्स जो चाहिए ना हमें, उसके लिए क्या कर दिया, हमें एक कॉलेज बना दिया रुड़की में। अब देखो, ये कहने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव ही है सारा कुछ, बट द पॉइंट इज दैट कि हमें अपना नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई हमें नई चीज सिखाए आके, अब जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे वो यही इसी चीज पे रोड़ा डालेंगे। वो कहते हैं ठीक है, अगर आपको वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न मतलब कि कैपिटलिज्म में से कोई अच्छी चीज मिल रही है उसको लो, बट अपनी चीज ना भूलो। किसी और का घर देख के अपने घर को ना आग लगा दो। तो अपने घर में रहो, अपने घर में इंप्रूवमेंट्स करो,
अब सारी जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो यही का बात बोलेंगे कि जो हमारा ट्रेडिशनल पास्ट है उसको वापस लेके आना, बट उसको देखना किस नजरिए से, मॉडर्न तरीके से। अब सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नाम किसका आएगा, राजा राम मोहन रॉय। उससे पहले कोई पायनियरिंग इफेक्ट किसी का नहीं आता, ठीक है। बट उससे पहले हम ये पता कर लें कि ये मूवमेंट चली क्यों, आ क्यों रही है। अब रिफॉर्म करना है बेसिकली, अगर किसी चीज को चेंज करना तो जरूरत क्या है चेंज करने की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सिस्टम को चेंज करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के हर स्टेज पे इफेक्ट डाला इंडिया के। हम वही पेसर्स, देखो पेसर्स में आपको सिर्फ इसलिए कहता हूं कि आपने हमेशा यहां से पेसर निकालना, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड सोशल। तो अब क्यों वापस लेके आना सिस्टम, क्या क्या चेंजेस करे वो यहां से निकालेंगे। पॉलिटिकल क्या था, कोई नेटिव रूल नहीं था, नेटिव रूल नहीं था, एलियन बाहर से आके राज करने लग गए थे। और अब दोबारा से राजाओं में वो फीलिंग आ गई, जमींदारों में वो फीलिंग आ गई कि हमें अपना कोई लोकल रूलर बिठाना चाहिए यहाँ पे। इसीलिए 1857 में बहादुर शाह जफर को एज शहनशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर कर देते हैं। वो कहते नहीं, हमें अपना राजा चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन नया सेटअप डाल दिया, सिविल, जुडिशियल, पुलिस, आर्मी, हर जगह अपना डाल दिया, और वो एक्सप्लॉइटिव इन नेचर है। कास्ट कल्चरल में क्या डाला, वर्ण सिस्टम को वीक कर दिया। ना कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब इंडियंस है और सब इंडियंस को मसल दो बस। इकोनॉमिक क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, सारा पैसा जो है इंडिया से बाहर जा रहा है, या फिर इंडिया में फॉर द सैलरी एंड अपकीप ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उसमें यूज हो रहा है। रिलीजियस क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, उन्होंने हिंदू मुसलमान जो भी बेचारा परेशान है ज्यादा उसको पकड़ा और उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा दिया। और सोशल क्या निकला, नियो क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नियो क्लासेस। नियो का मतलब होता है न्यू। न्यू क्लासेस किसकी बनी, एक मिडिल मैन की बन गई, मिडिल क्लास की, सॉरी, एक मिडिल क्लास बन गया। और वो कौन था, जो पढ़ा लिखा था और लॉयल टू ब्रिटिशर्स था। एक नया जमींदार बन गया। जब पुराने जमींदार बेचारे टैक्स नहीं दे पाए तो नया जमींदार आया, क्योंकि पुराने जमींदार को कुछ हद तक पीजेंट्स की अपनी परवाह थी, वो एक्सप्लॉइटेशन इतनी ज्यादा लेवल की नहीं करता था। पर नया जमींदार आया, वो तो उनको एक्सप्लॉइट ही करी जा रहा था, उनको मारता पीटता, खाना नहीं देना कि जब तक ये काम नहीं होगा तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। तो एक ऐसा न्यू जमींदारी क्लास सिस्टम आ गया जो पुराने जमींदार्स को और पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था। उसके बाद मनी लैंडर्स आ गए, न्यू मनी लैंडर्स आ गए। पुराने मनी लैंडर्स के पास तो पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा रिलेशन चल रहा था। अब जो न्यू मनी लैंडर आया, अगर 1 घंटा भी पेमेंट लेट होगी तो बस यानी कि उसकी लैंड या फिर जो भी उसने चीज मॉर्गेज करी है वो रख ली। तो अब ये न्यू क्लासेस के अगेंस्ट जो है पुराने क्लास, यानी कि ओल्ड एग्जिस्टिंग एरिस्टोक्रेटिक क्लास, ओल्ड जमींदार्स, ओल्ड मनी लैंडर्स एंड ओल्ड पीजेंट्स भी, न्यू पीजेंट्स भी आए जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री छोड़ के इधर फार्मिंग करने आ गए थे, वो भी आए। तो ये पुराना सारा क्लैश करेगा इनके साथ, यानी कि ओल्ड वर्सेस न्यू होगा। और ये ओल्ड वर्सेस न्यू हमें कहां पे दिखेगा, अब रिवोल्ट ऑफ 1857 में। अब न्यू वर्सेस ओल्ड ही दिखेगा, अभी हम समझेंगे उस चीज को। अब ओरिएंटलिस्ट कौन लोग थे, जो कहते थे कि अगर इंडिया पे राज करना है तो इंडिया को समझना पड़ेगा। जब मुगल्स इंडिया में बाहर से आए तो अकबर ने सबसे पहले क्या करा, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोला। उसने सारी जो इंडियन टेक्स्ट थी उनकी ट्रांसलेशन कराई, सुलह कुल बना दिया कि सब रिलीजन्स को सुनूं मैं, सभी कल्चर्स को सुनूं मैं। तो सेम अब क्या है, ये भी करेंगे। अब ओरिएंटलिस्ट क्या करेंगे कि अगर इंडिया पे राज करना है तो इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सारी जो बुक्स हैं अब किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही हैं। बट ट्रांसलेशन में क्या होता है कि अगर लिखा कुछ और है, उसकी ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन ही है। मैं कुछ और इंटरप्रेट करूंगा, आप कुछ और करोगे, ये कुछ और करेंगे। सो इंटरप्रिटेशन उन्होंने क्या कर दिया, जो अपने लेवल के हिसाब से उन्होंने बोला कि मनुस्मृति में आपके ये लिखा हुआ संस्कृत में, बट मैंने जब इंग्लिश में करा तो ये लिखा हुआ। सो उन्होंने बता दिया कि ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, इट इज एज मैंने कॉपी पेस्ट करा, बस उसको लैंग्वेज चेंज कर दी मैंने। तो उन्होंने क्या करा, मनुस्मृति उठाई और सारी अपनी एक्सप्लॉइटिव एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी, वेरासिटी।
वेरासिटी एक वर्ड है कि अपने आप ट्रुथफुलनेस, इसका मतलब होता है ट्रुथफुलनेस को, कि अपने कामों की सच्चाई को प्रूव करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन कर दिया, क्योंकि मनुस्मृति वाज लॉ ऑफ द लैंड। दे इंटरप्रेटेड लॉज रॉन्गली टू प्रमोट डिवाइड एंड रूल। उन्होंने वर्ण सिस्टम में भी कि लोअर कास्ट को अपर कास्ट के अगेंस्ट भड़का दिया, हिंदूज को मुस्लिम्स के साथ कर दिया, मुस्लिम्स को सिखों के साथ कर दिया, बुद्धिस्ट को जैन्स के अगेंस्ट कर दिया। तो बेसिकली सारा एक डिवाइड एंड रूल उन्होंने फॉलो करा। बट अब क्या है, ये मिडिल क्लास में से सारे जो है नहीं कि लॉयल टू ब्रिटिश रहेंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका नहीं यार ये गलत बोल रहे हैं, तो उन्होंने री इंटरप्रेट करना शुरू करा। उन्होंने बोला कि जो आपने ये कॉपी पेस्ट करा इंग्लिश में, ये गलत करा आपने, और उसकी सही इंटरप्रिटेशन उन्होंने लिखी और उसके बाद लोगों में फैलाई कि उन्होंने मासेस में ये मैसेज पहुंचाया कि जो ये आपको बता रही है गलत है, इसकी एक्चुअल जो ट्रांसलेशन है वो ये होनी चाहिए। तो ये किसने करा? इंटेलेक्चुअल इंडियंस ने। बट अभी इंटेलेक्चुअल इंडियंस कौन होंगे? जिनके पास पैसे होंगे, ठीक है, जो एक्चुअल में जिनके पास रिसोर्स होगा। अभी पीजेंट्स नहीं आ सकते, अभी कोई आम बेसिकली कोई लोअर कास्ट से या फिर कोई डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी से नहीं आएगा। अभी जो हम लीडर्स पढ़ेंगे वो सारे अमीर हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, पुरानी रॉयल क्लास है, वो हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है हायर कास्ट, अपर कास्ट से। इवन राजा राम मोहन रॉय मतलब कि वो भी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत ही रॉयल लीनियज है उनकी भी। तो अभी क्या हम देखेंगे, स्टार्टिंग के जो रिफॉर्मेटिव एजेस हैं उसमें अमीर जो रिसोर्सफुल बंदा है, जिसके पास पढ़ाई लिखाई है और जो जिसकी बात सुनी जाएगी, बेसिकली अपने समाज में अपने स्टेट में खड़े होकर किसी ने बात बोलनी है तो वही बोल पाएगा जिसका दो बंदे सुनेंगे बात। और वो कौन होगा? अपर कास्ट का बंदा होगा जिसके पास दो पैसे होंगे। दिस पेव्ड अ वे फॉर भारतवर्ष। अब भारतवर्ष की दोबारा बात होगी, हिंदुस्तान की बात दोबारा होने लगी कि जो अगर हम एंशिएंट की बात करें तो भारत आ गया, मिडिवल की बात करें तो हिंदुस्तान आ गया। तो इंडिया से अब वापस लेके जाना है भारत की तरफ। अब ये इन सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स का मेजर मोटिव रहेगा। उनके बीच में उसके बाद तो हम ये पढ़ लेंगे कि उसने क्या एक्शन करा, क्या बुक लिखी, बट मेजर हमारा क्या री इंटरप्रिटेशन रहेगी उन सबके टेक्स्ट की, कि अगर मनुस्मृति या वेद या उपनिषद या पुरानिक कल्चर का कुछ भी उन्होंने गलत उठा के चीज को इंटरप्रेट कर दिया गलत, उन्होंने दोबारा से री इंटरप्रेट करा कि नहीं ये चीज इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन गलत है, हम बताते हैं आपको सही क्या चीज है इसकी। एंड स्वामी विवेकानंद फॉलोड एंड हेल्प स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड टिल डेट। अब आपने वो एप्पल और फेसबुक वाले की बात सुनी है कि वो कहता है कि अगर जिंदगी में मेरे को कुछ करना हो तो क्या करना, कि इंडिया में एक देयर इज अ योगी, उनके पास जाके मिलके आना, देहरादून में उनका आश्रम है ना। तो बेसिकली क्या है, एप्पल के फाउंडर ने जिस मार्क जकरबर्ग को एक एडवाइस अभी दी है कि अपनी जिंदगी में, वो कहता है कि तूने सारा कुछ पा लिया, अब और क्या चाहता है? तू कहता है मैं पीस ऑफ माइंड चाहता हूं। और पीस ऑफ माइंड कहां पे मिलता है पूरे वर्ल्ड में? सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। तो उसने बेसिकली इतने बड़े बड़े जाइंट्स ने भी बोला हुआ है कि इंडिया में ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ढूंढना कौन से धर्मशाला की बात करिए, उत्तराखंड में है, कि क्या उसने बोला कि कौन से गुरु के पास जाना है। इतने सारे मतलब कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून पर्सनालिटीज आती हैं उसके पास में, तो उसने भी बोला। तो दैट मीन्स ये हमारा काम बहुत पहले से शुरू हो चुका है। स्वामी विवेकानंद ने ही लेड द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट। वो कहते हैं हिंदूज में 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है, और अगर कोई पेगन गॉड्स में आ जाए, जो पेगन गॉड बहुत सारे भगवान, पेगन का मतलब होता है बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखते हैं। तो इसका कारण ये नहीं कि 33 करोड़ है। कल भी हमने बोला था डाटा, आपको ये नहीं है कि डाटा लर्न करना है, आपको उसका मतलब निकालना है कि 33 करोड़ का मतलब क्या है। 33, हाँ जी, नहीं इसकी इंटरप्रिटेशन देखो वही है ना, इंटरप्रिटेशन उन्होंने बोले कोटिस करोड़, ठीक है, वो एक और भी चल रही है कि नहीं कोटि का मतलब कुछ और है, तो ये री इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो, पर टाइप्स है ना। बट ये अगर हम कैपिटलिज्म या ब्रिटिशर्स के हिसाब से देखें, वो कहते हैं करोड़ है, तो 33 टाइप्स हैं या 33 करोड़ है, वट एवर द थिंग इज, डाटा नहीं हमने पढ़ना, हमने निकालना है कि अगर मल्टी एक से ज्यादा है तो क्यों है। बिकॉज फॉर्मूला है इंडिया के पास किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन कहां से, सेंसेस से कॉन्शियस की तरफ। कैपिटलिज्म क्या है, सारा सेंसेस पे बेस्ड है,
बट इंडियन स्पिरिचुअलिज्म किस पे बेस्ड है? कॉन्शियस पे। तो वो वाला जो फॉर्मूला वो सिर्फ इंडिया में है। अगर एक से ज्यादा कोई चीज है तो इट इज जस्ट बिकॉज कि हमारे पास फॉर्मूला पूरी दुनिया लेने आती है और हम ही यहां से लेते नहीं है खुद। हम तो हर बाबे को, हर मतलब रिलीजियस प्रीस्ट को हम सिर्फ क्या गाली निकालते हैं कि नहीं ये तो गलत है, गलत है। उससे कोई सीखना है नहीं, बट उसको हमेशा हमने एक नेगेटिव इमेज ही शो करनी है। प्रेस ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द मिशनरी एक्टिविटीज। ऑब्वियसली जो बाइबल है उसकी ट्रांसलेशन होगी सारी लैंग्वेजेस में, तो उसको बांटा जाएगा लोगों में और बेसिकली एक रिलीजन का प्रचार होगा। एंड वी सी इंडियन सिस्टम सपोर्टिंग दिस कॉज। कई कई जगह पे प्रमोटिंग द रेफॉर्मेशन की, अगर कहीं उन्होंने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन देनी है, साइंस पढ़ानी है या फिर सोशल रिफॉर्म्स लेके आने हैं, तो हमें कई जगह दिखेगा कि इंडियन रिफॉर्मर्स भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स की। तो ये था कि रिफॉर्म मूवमेंट्स आ क्यों रही हैं, उनका बेसिक मोटिव क्या है चीज है। और उसमें सबसे पहला वर्ड क्या पढ़ेंगे हम? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अब राजा राम मोहन रॉय के नाम को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय वर्ड क्या है। ठीक है, राजा, इट वॉज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय अकबर टू। हु इज अकबर टू? अकबर टू कौन था? हाँ, लेटर मुगल्स में था ये। लेटर मुगल्स में ये बंदा था, इसको राजा का टाइटल दे दिया। राम का मतलब क्या है? राम इज नॉट रामचंद्र। राम तो देखो सिक्खी में भी, अगर आप गुरबानी भी पढ़ोगे, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ोगे, उसमें भी है, बट इसका मतलब क्या है? कॉन्शियस। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सेंसेस। अपने कॉन्शियस में रह के आपने बात करनी है। मोहन का क्या मतलब हुआ? मोहन किसके लिए यूज करते हैं? कृष्ण के लिए। कृष्ण मीन्स सारथी। सारथी मीन्स अ गाइड। एग्जैक्ट वर्ड में नहीं जाना हमने कभी, उसके मतलब में जाना है। तो सारथी इज अ गाइड। सो एंड रॉय क्या बताता है हमें? उसकी जो रॉयल लीनियज बताता है। तो राजा राम मोहन रॉय को पढ़ने का मकसद क्या है? उसका नाम को समझ लो, आपको राजा राम मोहन रॉय का मतलब समझ आ जाएगा। राजा मीन्स पूरी बंदे की ओके रिपोर्ट है, पूरी ऊपर तक। अकबर टू भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, बट इसका राजा टाइटल देने की अलग स्टोरी है। बेसिकली क्या है, अकबर टू के टाइम तक क्या हो गया था? अकबर टू के टाइम में क्या हो गया था कि पेंशन लग गई थी मुगल राजाओं को। ठीक है, अब राम मोहन रॉय, अब आप वो पढ़ोगे एनसीईआरटी, उसमें राम मोहन रॉय लिखा हुआ है सिर्फ। तो राम मोहन रॉय वेंट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड जाते हैं ये, क्यों? ये अपने पर्पज के लिए जाते हैं, बट अकबर टू इनको बोलता है कि राजा राम मोहन रॉय को कि तू एज ए राजा जाओ, इंग्लैंड में जाओ और वहां पे जाके बात करो कि मेरी जो पेंशन है उसको बढ़ा दो। तो इसलिए ही गिव्स द टाइटल ऑफ राजा टू हिम। ठीक है, और राम दूसरा पॉइंट क्या था? बट व्हाई राम मोहन रॉय वेंट टू इंग्लैंड आफ्टर हिज एफर्ट्स, कि जब सती को बिल्कुल ही एबॉलिश कर दिया था, एज अ क्राइम डिक्लेयर कर दिया था, तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी में बहुत ज्यादा उथल पथल हो गई थी। उसको ये राम मोहन रॉय नाउ फियर्ड कि ये ना हो कि प्रेशर में आके हिंदूज ऑर्थोडॉक्सी या फिर हिंदू क्लास के प्रेशर में आके दोबारा से वो डीक्रिमिनलाइज हो जाए, कि जो इतने एफर्ट्स डाल के सती को एज अ क्राइम डिक्लेयर करवाया है तो वो दोबारा से कैंसिल ना हो जाए लो। तो इसीलिए वो गया था इंग्लैंड, वहां पे बातचीत करने के लिए कि अगर तुमने क्राइम डिक्लेयर कर दिया तो उसको क्राइम ही रहने देना। बट अकबर टू ने बोला कि जा ही रहे, मेरा काम भी कर दिए, और मेरा काम करने के चक्कर में चलते को राजा का टाइटल दे देता हूं, बिकॉज यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ किंग, और किंग का रिप्रेजेंटेटिव भी कि तो किंग ही है। ही वाज अ पायनियर। पायनियर किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? जो सबसे पहले काम करता है। ठीक है, तो पायनियर इन कॉजिंग रिफॉर्म्स एंड नेशनल मूवमेंट्स। अब क्या क्या मेन उसके स्टेप्स थे राम मोहन रॉय? रीजनरेशन ऑफ इंडियंस, की पुराने वही, अब हर जगह आपको क्या दिखेगा, वो बोलेंगे कि गो बैक टू वेदास, कि वेदास में वापस जाओ, ट्रेडिशनल अथॉरिटी आप अपनी वापस लेके आओ। तो ट्रेडिशनल सिस्टम को वापस लेके आने की बात करी जाएगी हर जगह। ही शोड द पेन ऑफ कास्ट एंड कन्वेंशंस, कि जो अपर कास्ट लोअर कास्ट के इश्यूज हैं, कन्वेंशन है कि यहां से पानी पीना, यहां से नहीं पानी पीना, इस सड़क पे चलना है, इस सड़क पे नहीं चलना, तो उसके बारे में ये बात करते हैं। प्रीस्ट को ये बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, कि जो बेसिकली धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, कि अगर किसी भी रिलीजन के प्रीस्ट ने बोल दिया कि नहीं आज से यहाँ पे
यहाँ पे ये इसी टाइप का फूल चलाना है और यहाँ पे इस जगह पे आना है, उल्टे चल के आना है। तो ऐसे की फालतू की रिचुअल्स को उसने बोला कि खत्म करो। उसने बोला कि मीनिंग लेस रिचुअल्स को खत्म करो, रिचुअल्स को खत्म करो, मीनिंगफुल रिचुअल्स को रखो। अब मीनिंगफुल रिचुअल्स कौन से? अगर हम देखें, हम पढ़ते हैं नवरात्रे, ठीक है, रमजान या रमजान सेम थिंग है वैसे, सलेखना और लेंटिल ये क्रिश्चियनिटी में था बॉडी, एक बार कंफर्म कर लेना ये चीज है, ठीक है। ये क्या चीज है सारी? फास्टिंग है। हर रिलीजन में फास्टिंग को अलग नाम दिया हुआ है। मीनिंगफुल रिचुअल लगता है आपको ये? बताओ, ये है मीनिंगफुल रिचुअल है कि सिर्फ मतलब कि ढोंगी है? क्या मीनिंग है इसका बताओ, साइंटिफिक पर्पस। अब कहते हैं कॉपर के उसमें आपको पानी पीना चाहिए, है ना, क्यों कहते हैं? ये मीनिंगफुल रिचुअल्स हैं बेसिकली, बस उसको रिलीजन के साथ अटैच कर दिया। अब आप ये देखोगे ये सारी चीजें क्या हैं बेसिकली। अगर नवरात्रों की बात करें, कब आती हैं? जब सीजन चेंज हो रहा होता है। रमजान का टाइम कब है? जब खाने का बेसिकली आपका पैटर्न चेंज होता है। तो ये जस्ट एक ब्रेक देता है कि खाना चेंज हो रहा है, बॉडी को थोड़ा सा टाइम दे दो, बॉडी सेट हो जाएगी। अब खाना बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा कि अगर आप आज तक तेल खा रहे हो, कल से तेल नहीं खाना, कल से कोई और फ्रूट्स खाने हैं, तो एक दिन बॉडी को दो तो सही। ये अभी हमने फोर्स्ड और ग्रेजुअल चेंजेस की बात करी, तो ग्रेजुअली चेंज होने दो, बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो कि रिपेयर कर ले अपने आप को, नई चीज खाने के लिए, नए क्लाइमेट को एक्लेमेटाइज करने के लिए टाइम दे दे। अब कॉपर में खाना है, अब ये सभी में है, हिंदूज में, मुस्लिम्स में, ये जैन्स में और ये क्रिश्चियनिटी में। एक बार ये कंफर्म कर लेना, वर्ड यही है। क्रिश्चियनिटी में फास्टिंग को क्या कहते हैं? कॉपर में मतलब कि कहते हैं पानी पीना चाहिए, क्यों? एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है उसमें। पेट के जो आपके बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया को मार देता है आपके। अब कहते हैं कि जो सिर है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन में करके नहीं सोना चाहिए। कोई तो इसको बोलेगा नहीं फालतू में, बट एक्चुअल में सही है। नॉर्थ साउथ में अगर आप सोते हो तो बॉडी जो है आपकी वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ साउथ में आ जाती है, और उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर की इश्यूज आ जाते हैं उसमें आपको। तो उसने बोला कि मीनिंगलेस रिचुअल्स, कि नंगे पैरी जी मैंने वहां तक जाना है, ये मीनिंगलेस है चीज, कि वहां पे जाना तो उल्टे होकर ही जाना है, वहां पे जाना तो इस रंग का कपड़ा डालना है। मीनिंगलेस जो रिचुअल्स है उसको खत्म करना है, बट मीनिंगफुल रिचुअल्स को हमने फॉलो करना है, बिकॉज दे आर समथिंग फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल पास्ट, और वो बहुत रिच है। एंड सेल्फिश अपर कास्ट, इंडिया में शुरू से ये रहा है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब कि जिस क्लास को फायदा मिल रहा है वो कहते हैं कि नहीं यार मैं खुश हूं, बाकी मरते हैं मरी जान लो। मैसूर कहते हैं कि पंजाब में अगर ब्रिटिशर्स अटैक कर रहे हैं तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, या पंजाब कहता है रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई पड़ी है पूरे इंडिया में और मैं सपोर्ट कर दूं ना, मेरे को अपना पंजाब संभाल के रखना है। तो अपर क्लास या फिर जिसको प्रॉफिट मिल रहा है वो कहता है कि यार मैं खुश हूं, बस बाकी बाहर चाहे आंधी है तूफान है। सर्व अबव टिल डेट विक्टिम ऑफ क्रॉनिक सोशलिज्म। सोशलिज्म के नाम पे क्या हुआ कि सोशलिस्टिक ग्रुप्स के लीडर्स बन गए और उन लीडर्स ने मोनोपोलाइज कर लिया, एंड उन लीडर्स ने मोनोपोलाइज करके उसको कैपिटलिज्म की तरफ ले गया, कि एक्सप्लॉइटिव नेचर बना रही है। सोशलिज्म जो बेसिकली एक अच्छी चीज थी उसको एक्सप्लॉइटिव बना दिया, कि सबके विकास के लिए, सबके बेसिकली ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो चीज थी उसको वो कुछ हैंडफुल लोगों ने अपने बस में करके अपने साथ मोनोपोलाइज कर लिया। एंड इसीलिए बनते हैं लिबरल्स और हार्डलाइनर्स। लिबरल कौन? जो कहते हैं नहीं सब ठीक है। हार्डलाइनर्स कौन होते हैं? जिनको डेवलपमेंट के फ्रूट्स नहीं मिले, कि इतनी डेवलपमेंट होगी कि इतना मतलब कि इकोनॉमी, अब हम कह देते हैं इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, जिसके पास तो पैसा है वो बोलेगा हाँ बिल्कुल है, बट जो आज भी बेचारे को मतलब कि सुबह की रोटी खा के शाम का पता नहीं होता, उसके लिए क्या लेना देना ट्रिलियन इकोनॉमी से? वो तो गालियां निकालेगा। दैट मीन्स ही बिकम्स ए हार्डलाइनर। वो बोलेगा यार सरकार कर क्या रही है, सरकार तो बेकार है, ये है फलाना ढिमकाना। सो इससे क्या है, आज तक क्या दो ग्रुप्स बने हुए हैं, लिबरल्स और हार्डलाइनर्स। अब जो मर्सिडीज से नीचे आके इनोवा में आ गया, फॉर्च्यूनर में आ गया, उसके लिए होगा कि चलो यार शायद इकोनॉमी में कोई इफेक्ट होगा, बट बेचारा जिसके जो पहली कैरोसिन में तेल से अपने खाना बना रहा था, उसको तो वो भी नहीं नसीब होना। तो यहां से फर्क पड़ जाता है एक अपर क्लास और लोअर क्लास में। और ये अपर क्लास आज तक इतनी सेल्फिश है, उसको सिर्फ अपना पता है
कि मेरा मोहल्ला जो है वो गेटेड कॉलोनी होनी चाहिए, बाकी चाहे बाहर आग लगे, चाहे बाहर मरे, जो मर्जी हो, मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कि जो एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, वो क्या है? हमारी प्रॉब्लम्स। और अगर आपको अपनी प्रॉब्लम पता है, अगर चलो अगर आप भी हर एक को लगता है कि मेरी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, हर एक को लगता है कि किसी को लगता है कि मेरी लाइफ बहुत इजी है। अगर स्ट्रगल से भरी हुई है ना, तो जाके सबसे पहले लिख लो, इफ यू नो योर प्रॉब्लम 50% ऑफ ए प्रॉब्लम इज सॉल्व। अगर आप उस चीज को लिख सकते हो ना कि मेरी प्रॉब्लम है क्या जिंदगी में मेरी, तो यानी कि आपकी सॉल्व है। अब राजा राम मोहन रॉय की भी सबसे मतलब कि बढ़िया बात यही है कि उसको पता है प्रॉब्लम है क्या, इसीलिए उसके पास सोल्यूशन है। प्रॉब्लम्स है क्या? ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल एंड सॉरी ही न्यू द प्रॉब्लम्स हमने पीछे डिस्कस करी है। अब उसने उसके सॉल्यूशंस दिए। उसने बोला कि आजकल जो मीनिंगलेस रिचुअल जो पड़े हैं, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारा ट्रेडिशनल पास्ट है उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है। ही कॉल्ड फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड आर फैक्टर। बेसिकली वो मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहा था। क्यों? मॉडर्निटी से क्या आएगा एंड में? ह्यूमनिज्म, कि इंसान की वैल्यू होगी। सो ही वांटेड कि यार नहीं, मॉडर्न एज चाहिए मेरे को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना चाहिए इंडिया में, इसके बाद ही इंसान का दिमाग खुलेगा। रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक अप्रोच, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, रैशनल लोग बनेंगे, साइंटिफिक अप्रोच बनेगी, एंड अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी। सो ही वॉज कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न और ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, बिकॉज उसे मॉडर्न एज का कंसेप्ट पता था क्या है। हमने भी जब स्टार्ट करा, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि मॉडर्न एज स्टार्ट होगी, ये थोड़ा ना कि जैसे कल महीना खत्म हुआ तो नया महीना शुरू हुआ, मॉडर्न एज शुरू हुई। तो मॉडर्न एज मेंट कि भी एक मासिस में, एक लोगों में मैसेज अलग गया कि अब से जो है वो आपकी सोचने का तरीका चेंज होगा। एंड ही वॉज द परफेक्ट सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। अपने ट्रेडिशनल कल्चर को बचा के वेस्ट से जो अच्छी चीजें हैं, जैसे वो मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो कहता आने दो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडियन कल्चर को खत्म कर देंगे। ही न्यू डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस। अब इसका फायदा क्या हुआ? ही न्यू हिब्रू, ही न्यू अरेबिक, ही न्यू बंगाली, संस्कृत एंड हिंदी फॉर दैट सेक। ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसने क्या करा? अब कोई भी रिलीजन बेसिकली क्या है, उसको पता था कि रिलीजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो इसलिए सबसे पहले रिलीजन को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर क्रिश्चियनिटी को पढ़ना है तो मुझे बाइबल पढ़नी पड़ेगी, और ओरिजिनल बाइबल किस में लिखी गई है? हिब्रू लैंग्वेज में। अगर मुझे मुस्लिम कल्चर, इस्लाम को समझना है तो मुझे क्या पढ़नी पड़ेगी? कुरान पढ़नी पड़ेगी। वो ओरिजिनली किस में लिखी गई है? अरेबिक में। अगर मुझे आम लोगों तक, बंगाली लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना है तो मैं उसको किस में भेजूंगा? इंग्लिश में भेजूंगा। उनको तो बेचारों को पढ़ना ही नहीं आता, इलिटरेसी इतनी बड़ी है, तो उसके लिए उसे आती है बंगाली। अगर वेद पढ़ने, उपनिषद पढ़ने, गीता पढ़नी है तो किसमें है? वो संस्कृत में है। और उसके बाद मेजोरिटी पॉपुलेशन वो दिल्ली दुआब वाली है, उनको ये भाषा समझ आती है, तो इसलिए ये है। उसके बाद इंग्लिश, कि इंग्लिश जो ये सारी चीजों को गलत ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता रहे हैं, वो इंग्लिश में लिखना क्या चाहते हैं, तो इसलिए उसको इंग्लिश आती है। तो इसलिए इतना लर्नेड बंदे का फायदा यह है कि ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रहा है, वो ट्रांसलेटेड वर्जन नहीं पढ़ रहा है किसी का। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल चेतन भगत की हम स्टोरी ले लें, टू स्टेट्स देखिए मूवी, बट किसी ने टू स्टेट्स बुक पढ़ी है? आपको ये चलो कभी ऐसी मूवी देखना जिसकी बुक पढ़ी हो आपने। आप जब मूवी देखोगे ना, बोलोगे यार ये तो बुक का 1% भी नहीं है। तो सेम वे ये भी यही कह रहा है कि जो इंटरप्रेट कर रहे हो ना तुम, जो ट्रांसलेट करके बेसिकली बुक से जो मूवी में दिखा रहे हो, वो है नहीं चीज असल में। उसको सही समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ओरिजिनल बुक पढ़नी पड़ेगी, और ओरिजिनल बुक्स सारी लैंग्वेजेस आती है। ठीक है। इवन ही न्यू पर्शियन। पर्शियन क्यों आनी चाहिए उसको? एडमिनिस्ट्रेशन में कौन बैठा? किसकी हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन किसका चल रहा है? मुगलों का चल रहा है। और मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी कि जो ओल्ड अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, ओल्ड बेसिकली जो अभी मुगल्स खत्म हुए हैं और मुगल रेमनेंट्स हैं, उनको कौन सी भाषा आती है?
और एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है उनकी, पर्शियन है। तो इसलिए ही न्यू ऑल दीज लैंग्वेजेस, और हर लैंग्वेज का मतलब था उसको सीखने का। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहीं जाना चाहते हो, कनाडा जाना चाहते हो, आप बोलोगे इंग्लिश तो चलो आती है, फ्रेंच सीख लूं मैं, क्यों? क्योंकि ताकि लोगों से बात आराम से करोगे। फ्रेंच अभी भी एक बहुत मतलब कि इट इज अ मेजोरिटी जो लोग हैं वो फ्रेंच बोल रहे हैं, तो इसलिए आप बोलोगे नहीं मेरे को फ्रेंच आनी चाहिए। सो फॉर दिस रीजन ही न्यू मोर अ डजन ऑफ लैंग्वेजेस। एंड रिलीजियस टेक्स्ट को ये बेसिकली इन प्योरेस्ट फॉर्म पढ़ा ताकि उससे नॉलेज निकाले, नॉट एजुकेशन निकाले। उसमें से कहना क्या चाहते हैं वो चीज। ही इवन रेड दिस बाइबल, और बाइबल से उसने बोला कि गिफ्ट परसेप्ट्स ऑफ जीसस। परसेप्ट्स ऑफ जीसस से उसने बोला कि जो जीसस बेसिकली बाइबल में कहना चाहते हैं उसको, उन अच्छे अच्छे जो आइडियाज हैं उनको हिंदू आइडियोलॉजी में डालो। तो हर चीज को रखना अपना सिस्टम, अपना घर वैसे ही संभाल के रखना है। अगर आपको किसी के घर का जाके पेंट का कलर पसंद आ रहा है तो अपने घर में वो पेंट कराओ। ये नहीं है कि पहले अपना घर तोड़ो, उसके जैसा घर बनाओ फिर पेंट कराओ, जरूरी नहीं है ये, अपने घर में ही आप पेंट कराओ दो। इन 1809 ही रोट गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। ही सेड कि इट इज ओनली वन गॉड, ठीक है, कोई ये नहीं है कि अलग अलग गॉड्स हैं, अलग अलग नाम्स हैं। तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म, मोनो का मतलब सिर्फ एक अल्टीमेट पावर को पूजना। तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म की बात कर रहे हैं, बुक लिख दी
सो केशव चंद्र सेन डिसमिस हो गया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने निकाल दिया, एंड ही फॉर्म्स अ न्यू एसोसिएशन कॉल्ड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ताकि जो ये ब्रह्मो समाज का मैसेज है पूरे इंडिया में लेके जा सके। He also formed Indian Reform Association and edits Indian Mirror. एडिटिंग कर रहा है, बट इंडियन मिरर वॉज फाउंडेड बाय जर्नल जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही फाउंडेड दिस। ये एडिटर था इसका सिर्फ केशव चंद्र सेन, एंड लेटर इट बिकेम द माउथ पीस। बेसिकली जर्नल जो एक एसोसिएशन के साथ जुड़ा होगा। अब जैसे गदर पार्टी, गदर वॉज ए जर्नल ऑफ एक पार्टी, क्या कौन सी पार्टी है वो बताओ? गदर जो है, गदर पार्टी का नाम तो सुना है ना, अमेरिका में जो चल रही थी, अमेरिका कनाडा वाली साइड पे। गदर वाज देयर जर्नल, बट एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख के आना, मेरे को भी एक्चुअल में अभी रिलेट नहीं कर पा रहा मैं, बट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख के आना, नॉर्थ एशिया पैसिफिक कुछ ऐसे करके है पूरा नाम उसका, ठीक है। केशव चंद्र सेन, बट एक केशव चंद्र सेन एक मिस्टेक कर देता है, खुद तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, बट अपनी माइनर डॉटर की शादी वो कूच बिहार के किंग से करा देता है। अपनी 14 साल की लड़की की शादी वो वहां के राजे से करा देता है, और फिर से वही लोग कहते हैं कि तू यार बाहर जाके तो इतने बड़े बड़े भाषण देता है और अपने घर में तू ऐसी हरकतें कर रहे। तो वो उससे लोग, अब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में से भी एक सेपरेट हो जाता है ग्रुप, और वो क्या बना लेते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड साधारण ब्रह्मो समाज। सो विद दिस हमने अब पढ़ लिया सोशो कल्चरल जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट कर दी राजा राम मोहन राय से। कल हम इसी को नेक्स्ट क्लास में हम इसी को एक्सटेंड करेंगे कि इसके बाद काफी आए, यंग बंगाल मूवमेंट बनती है, ठीक है, उसके बाद परमहंस मंडली बनती है, उसके बाद कुछ ज्योतिबा फूले एंड कास्ट बेस्ड भी मूवमेंट्स हो जाती हैं, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 कह देते हैं, बट क्या इसका मतलब है कि इससे पहले कोई रिवोल्ट ही नहीं हुई? एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, कुछ तो लोगों ने कुछ करा होना, उसका एक्शन रिएक्शन हुआ होना कुछ ना कुछ। तो हम पढ़ेंगे कि ऑल द रिवोल्ट्स, ऑल द अपराइजिंग्स दैट टुक प्लेस बिफोर 1857, उसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, बट सबका रीजन एक ही होगा, और वो क्या होगा? नियो क्लास, न्यू क्लासेस, न्यू जमींदार और ओल्ड जमींदार, न्यू पीजेंट ओल्ड पीजेंट। न्यू जमींदार न्यू पीजेंट एक साइड पे रहेंगे, न्यू ओल्ड जमींदार ओल्ड पीजेंट एक साइड पे होंगे, बट पीजेंट तो बेचारा हमेशा से बुरे हाल थे, बट अब जो पुराना जमींदार है उसके पास कुछ पैसे हैं, वो 10 की सेना इकट्ठी करेगा, 5 को बंदूक पकड़ाएगा, 5 को चाकू वगैरह पकड़ा देगा, तलवार पकड़ा देगा। इससे पहले क्या होता था, हर पीजेंट को एक लाठी डंडा उठाना होता था और उससे लड़ना पड़ता था। अब उस पीजेंट्स को आगे करके वो अपराइजिंग्स कुछ कुछ लेवल की करते रहेंगे, जिसका अल्टीमेटली जो है एंड कहां पे हो जाएगा? रिवोल्ट ऑफ 1857। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ हद तक हमें पैन इंडिया इन्वॉल्वमेंट दिखती है, कुछ हद तक, नॉट कंप्लीटली, बट कुछ हद तक इससे हमें पता लगता है कि यार नहीं, ये सेंट्रल प्रोविंस दिल्ली तो वाला रीजन इससे काफी इफेक्ट होता है। तो उसके बाद हम रिवोल्ट ऑफ 1857 करेंगे। तो आई होप नेक्स्ट वीक में हम ये कवर कर लें, नहीं हुआ तो आराम से चलता रहेगा। इसके अलावा आज के टॉपिक में अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लो, एल्स यू आर फ्री टू गो।